आवाज साउंड नहीं आ नहीं, रहा था कुछ। साउंड नहीं आ रहा। अब ऑडिबल है? ठीक है, ओके। हाँ। सो तो ये कह रहा था मैं अभी कि लास्ट के 2 क्लास में हमने ये किए थे, इसमें क्या था, ये अभी किया हमने अभी, एंड अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या लीनियर मॉडल्स आपको दे रखा है ना, मतलब EY1 EY2 EY3 दे रखा है, जहाँ पे अनकोरिलेटेड होमोसेडास्टिक रैंडम एरर है ना। होमोसेडास्टिक क्या होता है कि सेम वेरिएबल होगा, वो होगा ना, वेरिएंस होगा फॉर ईच, एंड which of the following linear parametric functions are estimable। तो estimability चेक करो, बताओ। हो जाएगा जी, ये मुझे बताना पड़ेगा। कई सारे अप्रोच हैं इसके, तो मैं एक थ्योरम लिखूंगा, उसके अप्रोच पे करेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन के कई सारे अप्रोच हैं, तो आप देखो आपको क्या आता है, उस पर डिपेंड करेगा, है ना। हाँ, हेलो सर। हाँ जी। सर बोल रहे हैं कि ये गेट रिग्रेशन एनालिसिस गेट का चल रहा है या कोई CSIR नेट का? अभी क्या अभी ज्वाइन किए हो आप? हाँ सर। शेड्यूल मिला आपको आज का कि नहीं? हाँ, 9 से 11 तो सर आज गेट का रिग्रेशन एनालिसिस का था ना। आप कौन से बैच में हो? सर वो 27 वाला बैच जो अभी ज्वाइन किए थे। तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हो कि नहीं हो? हाँ है। तो उसमें शेड्यूल नहीं आया था आज का? CSIR नेट लिखा हुआ था उसमें। हाँ, तो जो आया था वही होगा ना। PYQ। शेड्यूल चेंज हो गया, उसका स्टार्ट होगा रिग्रेशन, बाद में स्टार्ट होगा। जो शेड्यूल आया था उसी क्लास होगी ना। शेड्यूल देखो, उसमें शेड्यूल में क्या, जो शेड्यूल भेजा था मैंने आज, है ना, वो जो क्लास ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप उस में। सर सिर्फ वीडियो गूगल मीट का लिंक आता है, उसके नीचे लिखा रहता है कौन सा क्लास है, बस इतना ही। शेड्यूल तो एक शेड्यूल और भी कुछ देते हैं। जो मिल रहा है उसको एंजॉय करो, ठीक है। हाँ, अच्छा, ओके ओके, समझ गए। एक्चुअली ना, आप 27 वाले बैच के लिए हो ये एक्चुअली। अच्छा, हाँ मैं हाँ समझ गया, ओके ओके। एक्चुअली क्या है ना, अभी आप लोगों का एक्चुअली स्टार्ट नहीं किया हमने, है ना। अभी वो स्टार्ट हाँ। होना है, वो बैच अभी स्टार्ट नहीं किया हमने। तो ये एक्चुअली नेट का भी एग्जाम 18 दिसंबर को है ना। तो उसके लिए हम्म। अभी PY प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं नेट का, ठीक है ना। तो वो चल रहा है अभी, तो अभी आपके लिए ये नहीं, मतलब आप रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी 27 के लिए हमने स्टार्ट नहीं किया अभी, ठीक है। उसमें लिंक आया था, और बस सर आप जैसे हाँ हाँ।
हाँ सर, बोल रहे हैं कि हम जैसे अभी पढ़ रहे हैं तो हम गेट तो 2026 इस साल का भी हम फॉर्म भरे हुए हैं। हम्म। हम थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं प्रोबेबिलिटी, और लगभग कुछ कुछ चैप्टर पढ़े हुए हैं, स्टैंडर्ड और कंटिन्यूअस यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, ये इतना दूर तक पढ़े हुए हैं। हम्म। उसमें कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी तक पढ़े हुए हैं, उससे हम्म। ज्यादा नहीं पढ़े हैं। उसी का हम सोच रहे हैं कि रिवीजन करके क्वेश्चन बना के और इस बार का गेट थोड़ा निकल जाए, कैसे हाँ होगा उसके निकल लिए जाएगा, थोड़ा देखो गेट इतना बताइएगा। मुश्किल नहीं है। अभी आप ऐप में एडेड हो कि नहीं? हाँ, ऐप में एडिट है। तो ऐप में रिकॉर्डेड लेक्चर्स है ना? हाँ हाँ। तो ऐप में आप वो देखो, उसमें डाउट अभी एक्चुअली ये क्या चल रहा है, नेट का प्रीवियस ईयर पेपर चल रहा है, अभी शायद आप लेट ज्वाइन किए होंगे। इसमें अभी हम लोग 18 दिसंबर को नेट का एग्ज़ाम है। तो ये जो बैच अभी चल रहा है ना, 18 दिसंबर को अभी नेट का एग्ज़ाम है। तो ये जो चल रहा है ये अभी क्रैश कोर्स नाम से हम लोग एक्चुअली PYQ करा रहे हैं। इसमें क्या चल रहा है, मेनली PYQ CSIR नेट का हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। उसका भी यूनिट 4 हाँ में अभी डिस्कस कर रहा हूँ। तो अभी जो है, अभी आप ना जैसे ये रिग्रेशन, चूँकि कुछ मैंने पढ़ाए थे लेक्चर्स, अभी थोड़े कॉलेज का शेड्यूल ऐसा है कि मतलब वर्कशॉप चल रहा है, तो उस चक्कर में मैं बिजी रहता हूँ, तो टाइम का थोड़ा वैसा है, तो थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ता है, मतलब स्पेशली है ना नेट के लिए, उसके लिए तो वो मिल नहीं पा रहा टाइम। सो वैसा है, तो इसलिए अभी क्लासेस होने रही, क्लासेस होंगी आगे। तो क्लासेस अभी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगी, मेरा वर्कशॉप खत्म हो जाएगा अभी वहाँ पे, तब और उसका सर, ऐसा है। जैसे गेट 2026 के लिए आप कल शायद बता रहे थे कि रिग्रेशन हाँ, एनालिसिस बचा क्लास हुआ है। रखना था आज मुझे एक्चुअली, वो मैं कल हाँ। बोला होगा, आज नहीं रखा हूँ। तो अभी आप क्या करो, आप रिकॉर्डेड लेक्चर ऐप पे अगर एक्सेस है ना आपको, तो रिकॉर्डेड लेक्चर वहाँ से कंप्लीट करो। डाउट होगा तो अभी 11 बजे डाउट क्लास होगी, उसमें आप पूछना, ठीक है। 11 कितना बजे से सर? 11 से 12, रात को 11 बजे डाउट क्लास के लेंगे। तो 9 से 11 भी प्रीवियस ईयर पेपर करा रहे हैं हम लोग, जो CSI नेट का पेपर कर रहे हैं, तो आप 11 बजे ज्वाइन करना डाउट क्लास, ठीक है ना। हम्म। ओके सर। मैं समझ गया, वो आपके ग्रुप में एक्चुअली शेड्यूल नहीं आया था, जिस ग्रुप में आप हो ना, उसमें मतलब हमने शेड्यूल, मतलब हमारी गलती है, तो हमने भेजा नहीं था, इसलिए आपको पता नहीं है कौन सी क्लास है, ये चीज़ है। सो वैसा है, तो उस ग्रुप में शेड्यूल नहीं आया था। ओके सर। ठीक हम्म। है। देखिए जी, तो जैसे ये टॉपिक गेट में नहीं है, जो बच्चे गेट वाले बच्चे हैं ना, ये टॉपिक गेट में एक्चुअली है नहीं, है ना, ये तो सिर्फ नेट में, एस्टिमेबिलिटी गेट में नहीं है। सो किसी का आया आंसर? ये सिर्फ नेट में है ना, जैम और गेट में ये टॉपिक नहीं है। तो क्या अगर मैं एक रिजल्ट लिखूं, कि क्या आप लोग जानते हैं, अगर मैं एक एज अ थ्योरम लिखूं कि थ्योरम है कि मान लीजिए इस तरह से कॉन्सेप्ट है, अभी 3x3 के लिए लिख देता हूँ, है ना। कौन सा अप्रोच, मतलब मैंने कि किसमें कौन सा थ्योरम यूज़ होगा, क्या रिजल्ट यूज़ होगा, वो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कौन सा रिजल्ट यहाँ पे यूज़ होगा। मान लीजिए जैसे मैं अगर लिखूँ रिजल्ट की, लेट से वाई हमारे पास एक वेक्टर है, अभी मैं 3 के लिख देता हूँ जो यहाँ पे है, y1 y2 y3, ठीक है। ये जो है एक वेक्टर है ना, सो y ये है, एंड बीटा जो दे रखा है, सो मान लो बीटा वेक्टर में ये ले लो, β1 β2 β3, ऐसा ले लीजिए। सो यही है। इसके बाद x कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आपके पास x एक मैट्रिक्स होगा, कोई एलिमेंट्री ले लो यहाँ पे, अच्छा मैं लिखा नहीं, ठीक है। तो x n क्रॉस p का मैट्रिक्स है, ये ना थ्योरम है, x क्या है, n क्रॉस p का मैट्रिक्स है। और बीटा जो है वो p×1, मैं यहाँ 3×1, ऐसे इन जनरल में लिखूँ तो इन जनरल मान लो ये p×1 है, और यहाँ भी ये p×1 ही होगा नहीं। एक रिजल्ट लिखता हूँ जिसको हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। सो वाई बीटा एक्स, एक्स तो मैट्रिक्स है, ठीक है ना। सो
अब लीनियर मॉडल यह है कि सो कंसीडर अ लीनियर मॉडल y इज इक्वल टू एक्स बीटा, ठीक है ना। ये एक्स बीटा एक्स एन क्रॉस पी पी क्रॉस वन, तो ये आ जाएगा एन क्रॉस वन। अच्छा यहाँ मुझे चेंज करना पड़ेगा ना, सो ये आएगा एन क्रॉस वन, एक बार चेक करना, ठीक है। तो ये आ जाएगा, सो एन क्रॉस वन ही होगा ना, क्योंकि ये एक्स जो हमारा है एक्स क्या, अच्छा मॉडल तो ये होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, ये ले लो। सो यहाँ से ई ऑफ वाई वैक्टर, तो एक्स तो आपका एन क्रॉस पी लिया है, ये पी क्रॉस वन है, तो एन क्रॉस वन होगा, तो यहाँ एन क्रॉस वन होना पड़ेगा ना वाई को, ठीक है। तो कंसिडर लीनियर मॉडल ई वाई इज इक्वल टू एक्स बीटा। अब ये जो है आपके पास कि कोई पैरामीटर है, मान लो थीटा है, जो कि क्या लिखते हो, कोई एक सी, एक नया वेक्टर सी ले लेते हैं। तो मान लो सी अभी लेंगे, इसमें C1 C2 कहाँ तक आएगा, बीटा है वन, पी क्रॉस वन है ना। सो पी क्रॉस वन है, तो समथिंग क्रॉस पी, वन क्रॉस पी है ना। तो इसमें पी क्रॉस वन इसको भी लेना पड़ेगा है ना। तो क्या होगा, सी ट्रांसपोज होगा वन क्रॉस पी, तो ये कॉन्स्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो एक सी भी वेक्टर लिया हमने, तो हम ये कह रहे हैं कि a linear parametric function, मान लो थीटा है, लेट से कोई भी है ना, सी ट्रांसपोज बीटा, दिस इज एस्टिमेबल। मैं सो ये क्या कंडीशन आता है जी, डेफिनेशन या थ्योरम, जो भी रिजल्ट बताओ। तो इसमें क्या लिखोगे, इसको कई जगह, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है ना, तो एज अ डेफिनेशन भी यूज़ किया जा सकता है ये। तो एक बस मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ जिसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो कोई कंडीशन बता पाओगे, क्या कंडीशन है यहाँ पे, कब बोल सकते हैं कि ये जो सी ट्रांसपोज बीटा है, जो कि लीनियर फंक्शन होगा है ना, लीनियर पैरामेट्रिक फंक्शन, ये कब बोलेंगे ये एस्टिमेबल है, एनीवन? ये एस्टिमेबल कब बोलेंगे इसको हम, इसमें एक जो कंडीशन हम यूज करेंगे, देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट वेक्टर लैम्बडा है ना। सो देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर लैम्बडा such that so there is a vector lambda such that मुझे क्या चाहिए, मुझे चेक करना है एस्टिमेबल कब होगा, such that C ट्रांसपोज इज इक्वल टू लैम्बडा ट्रांसपोज x, x तो मैट्रिक्स था। तो ये अभी के लिए ये है, इस पे फिट कर पाओगे, देखो इस पे फिट करके क्या होता है। सो अब आपको लैम्बडा वेक्टर अलग अगर मिल गया ऐसा, जो कि कांस्टेंट वेक्टर होगा, सो देयर इज अ कांस्टेंट वेक्टर लैम्बडा, सी भी कांस्टेंट वेक्टर है, सो लैम्बडा एंड सी कांस्टेंट वेक्टर है, ठीक है ना। सो मान लो इसको अभी एक्स आई जे बोल दो, वैसा है। इस रिजल्ट पर ट्राई करो फिट करने का, और बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, यू यूज दिस रिजल्ट। तो अगर इस पर आप फिट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स मैट्रिक्स कोई बता पाओगे, फिट करो। आप ये समझो कि आपको दे रखा है ई वाई है ना, तो वाई वन वाई टू वाई थ्री है, तो इसको एज आप अगर वैसा लिखोगे ना, जैसे ई ऑफ वाई वन जो हमें दे रखा है क्या है, टू बीटा वन माइनस बीटा टू माइनस बीटा थ्री। इसके और भी अप्रोच है, बट मैं इस अप्रोच से सॉल्व कर रहा हूँ। बीटा वन नहीं है तो मतलब जीरो बीटा वन प्लस बीटा टू माइनस, अच्छा बीटा थ्री नहीं बीटा फोर है ना। तो एक काम करो, सिर्फ उतना ही लिखो जितना है। सो अभी के लिए यहाँ पे है जो गिवन है, बीटा टू माइनस बीटा फोर, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई थ्री जो होगा बीटा टू प्लस बीटा थ्री माइनस टू बीटा फोर, ठीक है। सो
ओके, तो यहाँ से अगर आप इसको मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूँ, इस वाले फॉर्म में, कि ई ऑफ वाई वैक्टर इज इक्वल टू, ऐसा लिखना चाह रहा हूँ, एक्स टाइम बीटा वैक्टर, तो क्या आप में से कोई बता पाएगा व्हाट इज द एक्स मैट्रिक्स? यू ट्राई टू फिट सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इस मॉडल पे फिट करना है, तो क्या बनेगा? 2 - 1 - 1 0। एक मिनट, हाँ, सो लिखिए, इसको लिखिए, मैं इसी थ्योरम में फिट करते हैं हम लोग। बाकी और अप्रोच है जिससे आप कर सकते हैं, आपको आता होगा। सो यहाँ से अगर करेंगे तो अब सिंपल है ना, एक्स बीटा है, तो बीटा तो आपने पता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स इक्वेशन में कैसे लिखते हैं। तो जो कोएफिशिएंट है बीटा 1 है, कोएफिशिएंट 2, बीटा 2 का -1, बीटा 3 का -1, बीटा 4 का 0, यहाँ बीटा 1 का 0, बीटा 2 का 1, बीटा 3 का 0, बीटा 4 का -1, यहाँ पे बीटा 1 का 0, बीटा 2 का 1, बीटा 3 का 1, बीटा 4 का -2, सही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई? जैसे 3 रो एंड 4 कॉलम। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि क्या हो रहा है, 3 रो एंड 4 कॉलम, n की वैल्यू 3, मतलब आपके क्वेश्चन में अभी n3 है, p4 है ना, वैसा। तो y 3 वैक्टर है, n3 है, p बीटा 4 होगा, बीटा 1 है ना। तो इस तरह समझ आ रहा है कि आपके क्वेश्चन में n3 है, p4 है, ये क्वेश्चन का यहाँ सॉल्यूशन लिख रहे हैं। अभी मान लो मैं फर्स्ट ऑप्शन चेक करता हूँ, तो क्या होगा? अब हमें ये बोल रहा है कि हम ये जो अब ऑप्शंस में क्या आ रहे हैं कि पहला ऑप्शन मेरा ये है एक्चुअली, है ना। जो पहला ऑप्शन है वो सी ट्रांसपोज बीटा है। पहला ऑप्शन क्या है? सी ट्रांसपोज बीटा है, मतलब थीटा बोल दो इस पूरे का, ये मान लो थीटा है, ये ऑप्शंस में थीटा है, मतलब सी ट्रांसपोज बीटा है वो। तो आप सी ट्रांसपोज निकालो। अगर मैं ए ऑप्शन को चेक करूँ, मान लो ऑप्शन ए मैं चेक करता हूँ, सो लेट्स से अभी मैं ऑप्शन ए पे काम कर रहा हूँ यहाँ से। तो ऑप्शन ए जो है मेरा पहला ऑप्शन जो है, मतलब ए ऑप्शन है बोलो या पहला ऑप्शन है, इसको छोड़ दो, है ना। सो ठीक है, इसको अभी मैं एज अ रिजल्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले ऑप्शन में अगर मैं इसको सी ट्रांसपोज बीटा लिख दूँ कि सी ट्रांसपोज बीटा जो है मेरे पास वो ये है 16 बीटा 1 -9 बीटा 2 -7 बीटा 3। तो क्या मुझे आप सी वेक्टर बता पाएंगे यहाँ से? बताओ कोई, व्हाट इज अ सी वेक्टर? बीटा तो बता ना, बीटा क्या है, सी वेक्टर क्या होगा? 16 - 9 - 7। सो बीटा 1 का कोएफिशिएंट 16, बीटा 2 का -9, बीटा 3 का -7 बीटा 4 तो 0। है नहीं, 0, क्योंकि है ना, क्योंकि बीटा 4 पैरामीटर है ना हमारे पास, p4 है, तो इस तरह से आ गया। अब हमें क्या करना है, थीटा है सी ट्रांसपोज बीटा, तो हमने सी निकाल लिया। अब क्वेश्चन ये है, देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर लैम्बडा, एक वेक्टर मुझे लैम्बडा ऐसा मिलना चाहिए जिसके लिए जो सी ट्रांसपोज है वो लैम्बडा ट्रांसपोज बीटा के इक्वल, लैम्बडा ट्रांसपोज एक्स के इक्वल हो जाए। तो अब आप इसको सॉल्व करो और लैम्बडा निकालो। अगर लैम्बडा मिल जाता है आपको तो एस्टिमेबल है, नहीं मिल पाता है तो एस्टिमेबल नहीं है। ये या आप लीनियर कॉम्बिनेशन देखो, एक और इजी वे ये है कि आप देखो क्या इस ऑप्शन को आप क्या इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाओगे, तो भी किया जा सकता है, एक तरीका वो भी है। लेकिन अभी के लिए आप इसको अप्लाई करो। अब देखो, नाउ यू ट्राई टू फाइंड लैम्बडा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, आपके पास सब कुछ है आपके क्वेश्चन में, है ना। n3 है, मतलब y तो आपके पता ही है, y वेक्टर आपके पास था y1 y2 y3 ओनली। फिर आपके पास p है ना, तो जो बीटा वेक्टर आपके पास है वो है बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4, ये है। एंड y फिर बीटा, x तो मैट्रिक्स ऑलरेडी यू हैव 3x4, है ना। सो ये 3x1, ये 4x1, ठीक है। एंड सब कुछ है ना आपके पास। लैम्बडा, लैम्बडा क्या होगा, लैम्बडा जो हमने लिया है, अच्छा लिखा नहीं लैम्बडा किस ऑर्डर का होगा, तो मैट्रिक्स प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो, तो x क्या है, x तो यहाँ पे है n क्रॉस p, तो x n क्रॉस p, तो लैम्बडा ट्रांसपोज समथिंग क्रॉस n होगा, मतलब लैम्बडा ट्रांसपोज होगा 1 क्रॉस n, तो लैम्बडा हो जाएगा n क्रॉस 1, है ना। तो यहाँ लैम्बडा जो होना है इसमें जो आपने लिखा है वो लैम्बडा होगा लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा n, तो ये डिफाइंड होगा, तो ये n क्रॉस 1 होगा, ठीक है।
तो ये लैम्डा आपका n क्रॉस 1 का वेक्टर है इस वाले थ्योरी में। सो लैम्डा n क्रॉस 1 है। तो n आपके पास कितना है यहाँ पे, n की वैल्यू 3 है, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। यू सॉल्व दिस इक्वेशन। अब मैं आपको बता दिया है ना, तो आपके क्वेश्चन में जो लैम्डा होने वाला है, सो आपके क्वेश्चन में जो लैम्डा होगा दैट विल बी n क्रॉस 1 है और n आपका 3 है, तो यहाँ आएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। नाउ C ट्रांसपोज इज इक्वल टू लैम्डा ट्रांसपोज x। अब इसको सॉल्व करके आप लैम्डा वेक्टर निकालो कि वो नंबर्स क्या आएगा। अगर वो निकाल पाओगे तो एस्टिमेबल है, नहीं तो नहीं है ना। शॉर्टकट ये है कि आप जस्ट देखो ऑप्शंस का लीनियर कॉम्बिनेशन, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में इनको लिख पाओगे क्या। अगर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में ऑप्शंस को लिख सकते हो तो डायरेक्टली एस्टिमेबल हो जाएगा, तो वो भी एक तरीका है। तो वहाँ भी आपको सोचना ही पड़ेगा, उस तरह से कुछ है, देखो सर लैम्बडा फाइंड करने के लिए तो एक्स इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट एक्स इनवर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लैम्डा आपको पता है ना, ये इक्वेशन ही बन जाएगी। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, कितने इक्वेशन बनेंगे देखो, सी में 4 है, 4 इक्वेशन बनेंगे। 4 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल होगा। मत मल्टीप्लाई करो। अब एक्स इनवर्स उधर क्यों ले आना चाहते हो, चाहो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप ले जाओ। तो एक्स को उधर उससे भी कर सकते हो आप चाहो तो, नहीं तो इन्वर्स नहीं करना, सॉल्व करना, वो भी एक तरीका है। तो यहाँ से अगर आप एक्स, लेकिन एक्स इन्वर्स कैसे करोगे, एक्स तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ही नहीं, तो इन्वर्स तो निकाल नहीं पाओगे आप। है नहीं सर। हाँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस लैम्डा मैट्रिक्स यहाँ है, एक्स मैट्रिक्स यहाँ है, लैम्डा ट्रांसपोज को एक्स से मल्टीप्लाई करो, तो राइट साइड में आपको 4 इक्वेशन मिलेगा, लेफ्ट साइड में 4 है। 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल, उसको जैसे भी सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करके निकालो लैम्डा। यू सॉल्व दिस इक्वेशन, मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं इसको लिखूंगा तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करो। ये जो C ट्रांसपोज बराबर लैम्डा ट्रांसपोज x है, अगर इसको मैं सॉल्व करूँ, लैम्डा ट्रांसपोज होगा क्या, लैम्डा कॉलम में, लैम्डा रो में होगा, तो रो को मल्टीप्लाई करना x के, तो इसमें रो में करके मल्टीप्लाई करो, तो बहुत आसान है ना। यहाँ पे C ट्रांसपोज रख दो आप, तो वो भी रो में आ जाएगा। तो यहाँ से बनेगी जो इक्वेशन आएगी 16 इज इक्वल टू, पहला 16 है, ये मल्टीप्लाई होगा उससे, तो आएगा 2 लैम्डा 1, ये पहली इक्वेशन आएगी। फिर अगला है -9, तो -9 इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम से, तो माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, फिर ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तीसरे कॉलम से, तीसरा यहाँ क्या है -7, तो -7 इसको मल्टीप्लाई करो थर्ड कॉलम से। सो कैलकुलेशन चेक करना जी, माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा 3, एंड इसको फिर मल्टीप्लाई करो फोर्थ कॉलम से, फोर्थ यहाँ 0 है, तो 0 इज इक्वल टू, मैं इसको ही लिख रहा हूँ, मैं बस इसको आप मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लो, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे फोर्थ कॉलम से, तो हो जाएगा माइनस लैम्डा 2 माइनस 2 लैम्डा 3, ये है। अब क्या ये 4 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, क्या आप सॉल्व नहीं कर सकते। और आपको कोई बहुत बड़ी थ्योरी नहीं लगानी है, एलिमिनेट करते जाओ, एलिमिनेशन मेथड पढ़े हो ना आप, एलिमिनेट करते चले जाओ। सर इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से ही हो जाएगा। हाँ, मतलब उतना हार्ड फास्ट थ्योरी यूज नहीं करना बोला, ऐसे ही आप एक एक वैल्यू निकालो, जैसे लैम्डा 1 यहाँ से आ गया, अब लैम्डा 1 पुट कर दो यहाँ पे, तो लैम्डा 3 यहाँ से आ गया, लैम्डा 3 यहाँ पुट कर दो, लैम्डा 2 आ गया, यहाँ पुट कर दो, तो इसमें जो वैल्यूज आए उसको यहाँ चेक कर लो। तो ऐसी वैल्यू चाहिए जो चारों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो 3 इक्वेशन से वैल्यू निकालो, चौथे वाले में पुट करके देख लो, सेटिस्फाई कर रही है तो एस्टिमेबल है, नहीं कर रही तो एस्टिमेबल नहीं है। ये सर लैम्बडा 1 इज 8, लैम्बडा 2 इज -2, लैम्बडा 3 इज 1। तो यहाँ से आप ये कह रहे हैं, मैं यहीं लिख देता हूँ सीधा सीधा,
सो आप ये कह रहे हैं कि जो वैल्यू है λ1 इज 8, λ2 इज -2। यहाँ से ना λ1, यहाँ से λ3 आ जाएगा पहले, तो 8 रखोगे आप। एक तो मैंने ऐसा इतना सर्कल कर दिया तो उससे कंफ्यूजन तो नहीं हो गया। सो अच्छा ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ से आपने λ1 8 आ गया, यहाँ पुट कर दो λ1 को 8, तो कितना आ जाएगा, λ3 कितना आएगा यहाँ से 1, और λ2 कितना आ गया, λ3 1 ना, और λ3 1, यहाँ से λ2 आएगी, इधर भेज दो -2। अब इसमें पुट करके चेक करो क्या ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है इसको, जो आपने निकाला है λ1 λ2, क्या इसको सेटिस्फाई कर रही है, यस और नो? यस सर। तो यस है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन ट्रू है। सेम थिंग यू डू विद द अदर ऑप्शंस, तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है। अब मान लो ऐसा आता कि ये λ1 λ2 1 2 3 इक्वेशन से आया, λ1 λ2 λ3 वैल्यू अगर इसको सेटिस्फाई नहीं करता तो इट इज नॉट एस्टिमेबल, ये है। तो अब यू डू फॉर द सेकेंड ऑप्शन, ऐसे ही करो तो प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा। अभी तो आपको टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं समझा रहा था, आप सीधा सीधा सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट करना है, सॉल्यूशन इतना ही है, ये तो प्रोसेस में समझा रहा था आपको, इतना आसानी से आ जाएगा। करो सेम, ये पहले ऑप्शंस के लिए मैंने काम किया है, यही तो ऑप्शन सेकंड ऑप्शन में β3 माइनस β4 है या β2 माइनस β? β3 माइनस β4 है। ये प्रोसेस समझ आ गया ना सबको? क्वेश्चन मैं इधर ले आता हूँ, कुछ प्रोसेस समझ आ गया? ये क्वेश्चन है, देख लो, ये वाला दिख रहा है पूरा। यू अप्लाई, सेकेंड ऑप्शन पे अप्लाई करो, बताओ ट्रू है कि फॉल्स है, थर्ड पे लगाओ, फोर्थ पे लगाओ, ईच पे लगाओ। और इतना टाइम नहीं लगेगा, जब आप क्वेश्चन इनिशियली सब चीज़ डिफिकल्ट लगती है, जब आप बहुत प्रैक्टिस करोगे तो क्विकली कर लोगे, है ना? तो ज़्यादा 1-2 मिनट लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा तो उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो सेकंड ऑप्शन में λ1 एंड λ1 आ रहा है, -λ2 -1/2, λ3 आ रहा है 1 + λ1, मतलब लैम्ब्डा की वैल्यू निकल नहीं रही है। कैसे निकलेगी? निकलना चाहिए। जैसे इसमें निकला वैसे निकले, क्या डिफरेंस आएगा आपको? क्या कहाँ डिफरेंस आएगा?
डिफरेंस मतलब लैम्बडा 1 0 आ रहा है, सॉरी सी बन ऑप्शन बी में कहाँ सी में चेंज आएगा ना बस। ऑप्शन बी में तुम्हें यही सॉल्यूशन लिखना है, स्टेप तो कॉमन रहेंगे, डिफरेंस कहाँ आएगा, डिफरेंस आएगा सी में। तो यहाँ पे बीटा 3 माइनस बीटा 4 है, तो सी बनेगा 0 0 1 -1, ये हो गया। तो यहाँ लिखो 0, फिर क्या था 0, बाकी कॉमन रहेगा 0 0 1 आ -1, गया बस बस इसी को कॉपी पेस्ट करो, उसमें कुछ नया नहीं है। -1 3 मतलब आ रहा है ना, सेकंड ऑप्शन भी ट्रू है, ये कहना चाह रहे हो ना। अगर लैम्डा वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है एंड दैट सेटिस्फाई ऑल 4 इक्वेशंस, सो मतलब है कि ऑप्शन बी भी एस्टिमेबल है। ऐसे ही लैम्डा 3 के लिए चेक, ऑप्शन 3 के लिए चेक करो, ऐसे ही ऑप्शन 4 के लिए चेक करो। चेंज कहाँ आएगा, यहाँ से सॉल्यूशन, पार्ट बी का सॉल्यूशन लिखेंगे, सी चेंज करेंगे, फिर यहाँ पे बस ये 4 नंबर चेंज होगा, बाकी सब कॉमन रहेगा। चेंज क्या होगा, ये चेंज होगा, फिर ये जहाँ जहाँ मैंने रेड से सर्कल किया है बस वो चेंज होगा हर ऑप्शन में, यही कॉपी पेस्ट मारो। ऑप्शन बी के लिए यहाँ आता 0 0 1 -1, तो यहाँ 0 0 1 -1। ऑप्शन सी के लिए 57 -18 -13 26, यहाँ लिखो 57 -18 -13 -26, यहाँ लिखो 57 -18 -13 -26, ठीक है, इस तरीके से, एंड देन सॉल्व इट, सिंपल है। तो जो रेड सर्कल किया वही हर ऑप्शन में चेंज आएगा, बाकी कॉमन रहेगा स्टेप्स।
सर ये भी आ गया। बी वाला भी आ गया, बी सी वाला भी कितने आए, सी में भी आ गया। डी का चेक कीजिए ऐसे ही, चेक फॉर डी ओनली, सिंपल। 1/2। आ गया ना, डी चेक कीजिए, डी भी आएगा क्या? म्यूट कर लीजिए इनका माइक ऑन है, म्यूट कर लीजिए। ठीक है ना, प्रोसीजर कॉमन है चारों ऑप्शन के लिए, सिमिलरली ट्राई कीजिए और देखिए क्या आता है। चारों एस्टिमेबल है तो एस्टिमेबल कब होगा नहीं? फोर्थ में भी एस्टिमेबल आ गया है, फोर्थ चेक किया, ऐसे तुक्का लगा रहे हो? लैम्डा बताओ फोर्थ में क्या आया जो चारों इक्वेशन सेटिस्फाई करे। -23/2, देन -39 -43/2। और चौथा सर वो इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन वेरीफाई करना रहेगा। चौथा सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें पुट किया आपने? सेटिस्फाई नहीं करेगा, आप चेक कीजिए। इन तीनों इक्वेशन से लैम्डा 1 लैम्डा 3 जो आई ना, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो एस्टिमेबल नहीं होगा। यहाँ 4 इक्वेशन है, 3 ही वेरिएबल है, ठीक है ना, तो चांसेस है कि नो सॉल्यूशन हो। सर नहीं हो रहा है सेटिस्फाई वो। हाँ, तो आपको समझ आया कब एस्टिमेबल नहीं होगा? यस सर आई गॉट। तो फोर्थ फॉल्स है, क्योंकि फोर्थ में तीनों से लैम्डा जो आएगा वो चौथे को सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो देयर इज नो लैम्डा वेक्टर दैट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ऐसा कोई लैम्डा वेक्टर है ही नहीं। इसको सेटिस्फाई करने का मतलब चारों इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और 3 इक्वेशन से हमने वैल्यू निकाली, चौथे में पुट किया, ये चीज़ है। तो यहाँ ABC करेक्ट ऑप्शन है। किसी को डाउट है इसमें और? ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, तो ये जस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन तो नहीं है, बस कॉन्सेप्ट है। आपको रिजल्ट याद है तो हो जाएगा, नहीं याद है नहीं होगा। देखिए, तो इसमें कह रहा है आपसे कि कंसिडर द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल y is equal to x beta plus epsilon where y is n cross 1 observed data vector with n more than 5, x is n cross 5 matrix of known constants with rank x is 5। अच्छा, x n क्रॉस 5 है, जहाँ n 5 से ज़्यादा होगा, मतलब 6 क्रॉस 5 7 क्रॉस 5 जो भी है,
5 कॉलम है ना, और रैंक 5 है इसका। ओके, तो बीटा वेक्टर जो है बीटा 1 बीटा 2 बीटा नॉट से बीटा 4, तो मतलब 5 पैरामीटर है टोटल, है ना, टोटल 5 पैरामीटर्स हैं, 1 2 3 4 5, है ना। सो एप्सिलॉन आपको दे रखा वेक्टर है, एप्सिलॉन आइज आर IID नॉर्मल 0 1। कंसीडर द टेस्टिंग ऑफ लीनियर हाइपोथेसिस H नॉट बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4 बराबर C। तो अभी जितनी ज़रूरत है थ्योरी की उतने करा देता हूँ ना, जिन्होंने थ्योरी नहीं किए हैं तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो हमारे थोड़ा गेट में रिग्रेशन बाकी है, वो अभी कराऊंगा। मल्टीपल ही बाकी है, लीनियर तो डिस्कस किया था। तो एक बार मैं करवा देता हूँ, मैंने आधा कराए थे, मैं पूरा करवा देता हूँ, फिर तन्मय सर लास्ट ईयर जो पढ़ाए थे वो भी क्लास लेंगे थर्सडे से, तो एक बार वो भी करवा देंगे, ठीक है। सो कंसीडर टेस्टिंग ऑफ द लीनियर हाइपोथेसिस। बाकी जिनको देखना हो रिकॉर्डेड, तो पिछले साल का रिकॉर्डेड है, अर्जुना बैच 2025 वाला जो है, जो ऐप पे होगा, तो उसमें आप देख सकते हो, उसमें रिग्रेशन है ना, तन्मय सर ने कराया हुआ है, तो वहाँ आपको फुल रिकॉर्डेड मिल जाएगा, जैम और गेट और नेट का रिग्रेशन का, जो पिछले साल कराए थे। सो कंसिडर टेस्टिंग ऑफ लीनियर हाइपोथेसिस H नॉट, ये आपको दे रखा है बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4, दिस इज इक्वल टू C, जो कि नॉन कांस्टेंट है, अगेंस्ट द अल्टरनेटिव H1 जहाँ H नॉट इज नॉट ट्रू, है ना। इसका मतलब है कि ये चारों C के इक्वल है, तो एटलीस्ट 1 इज डिफरेंट देन C, ये है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? Sum of squares residuals under H naught follow a central chi-square distribution with n minus 1 degree of freedom. Sum of squares residuals under H naught follow a central chi-square distribution with n minus 1 degree of freedom. तो ऐसे देख के पता चल रहा है या तो 1 ट्रू होगा या 2, 1 2 में से कोई एक ही सही होगा, है ना, क्योंकि सबको सेम में बस डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग है, तो या तो 1 सही होगा या 2, तो 1 2 में कोई एक सही होगा। The test statistic follows a central F distribution with 5 n minus 1 degree of freedom. And fourth है the test statistic follows a central F distribution with 4 n minus 5 degree of freedom. तो सिंपल जिनको इसका थ्योरम पता है उससे हो जाएगा आसानी से। यहाँ भी देख के लग रहा है कि 3 4 में से कोई एक ही सही होगा, है ना, क्योंकि यहाँ बस डिग्री ऑफ फ्रीडम का डिफरेंस है, सेम ऑप्शन है, तो 1 2 में कोई एक सही होगा, 3 4 में कोई एक सही होगा, तो इसके 2 ऑप्शन सही होंगे, चेक कीजिए। तो ये जस्ट थ्योरी है, इसमें कुछ है नहीं, तो आपको कॉन्सेप्ट पता है इसका थ्योरम तो ठीक है, नहीं है तो फिर आपको याद करना पड़ेगा, ये है, मतलब देखना पड़ेगा, कोई भी बुक खोल लो, नोट्स खोल लो, है ना, उसको देखो एक बार, इसका थ्योरी देख लो और फिर ट्राई करो। जैसे सलफ सर का नोट्स भी है, तुम गूगल करोगे मल्टीपल रिग्रेशन, है ना, सलफ सर के नाम से, तो मिल जाएगा PDF, तो उसमें भी देख सकते हो, और भी हैं कहीं भी देख सकते हो, बट देखो इसका थ्योरी क्या है और ट्राई करके बताओ मुझे क्या आंसर आएगा, नहीं तो फिर मैं थ्योरम लिख दूंगा, फिर उसको यूज़ करेंगे तो हो जाएगा। सर यहाँ पे P इक्वल्स टू 5 पैरामीटर्स है, सो SC n-5 फॉलो करेगा ना। लेकिन अंडर H नॉट बोला है, इन जनरल क्या होता है, आपको अंडर H नॉट बोला है ना, इन जनरल जो आप बता रहे थे वो इन जनरल होता है, n माइनस नंबर ऑफ जो क्या बोलते हैं पैरामीटर्स, हाँ,
तो वो n-5 होता है इन जनरल विदाउट एनी अजम्पशन। लेकिन यहाँ पर तो एक अजम्पशन है आपके साथ। हाइपोथेसिस क्या है? एक अजम्पशन है, स्टेटमेंट है। तो अंडर एच नॉट बोल रहा है, जहाँ पे 4 पैरामीटर फिक्स्ड है, सी के इक्वल है। तो कितने फ्री पैरामीटर हुए आपके पास अंडर एच नॉट? अंडर एच नॉट कितने पैरामीटर फ्री है? 4 या 1? 4 टोटल कितने पैरामीटर फ्री है? हो गया ना, कांस्टेंट 5। 5। उसमें 4 को इन्होंने फिक्स कर दिया, सी के इक्वल है। 4 पैरामीटर नोन है। अंडर एच नॉट क्या कहना चाह रहा है? 4 अच्छा, पैरामीटर्स आर नोन। तो कितने फ्री हुए? फ्री मतलब अननोन। एक एक। एक 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 तो 1 फ्री हुआ, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होना चाहिए अंडर एच नॉट? -1 n राइट। -1, क्योंकि काई स्क्वायर n माइनस नंबर ऑफ फ्री पैरामीटर्स है ना, नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स है ना, डिपेंडेंट पैरा जो भी है, मतलब नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तो यहाँ पे अगर h0 h1 नहीं है तो इन जनरल जो आप बता रहे हो उसका डिस्ट्रीब्यूशन वो आएगा। और अंडर h0 इसमें 4 पैरामीटर को नोन कर दिया, 4 पैरामीटर्स आर नोन, क्योंकि कांस्टेंट के इक्वल है। तो जो गिवन होता है वो तो नोन है ना, तो अननोन पैरामीटर सिर्फ एक बचा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 होगा। ये है, मतलब ये जस्ट थ्योरम है, इसमें कुछ है नहीं, कॉन्सेप्ट है। और 3 4 में से तो 1 गलत होगा। ठीक है, यहाँ अंडर एच नॉट है इसीलिए, क्योंकि अंडर एच नॉट में 4 पैरामीटर्स आर नोन, तो ओनली 1 इज फ्री विच इज बीटा नॉट। 3 4 का बताइए। सर ये अंडर एच नॉट ही होगा ना आगे? हाँ, इसमें क्या बोला है, पूछा है, बोला है द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉलो अ सेंट्रल एफ डिस्ट्रीब्यूशन विथ इन 5 n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ तो लिखा नहीं अंडर एच नॉट, कहीं लिखा है? ऐसा लिखा नहीं है कि अंडर एच नॉट बताना है, तो इन जनरल नहीं सर, बताना है। देन जब तक लिखा नहीं हम कैसे अज्यूम करेंगे? देन फोर्थ हाँ, है ना, क्योंकि यहाँ फिर n-1 हो ऑप्शन जाएगा, देन। तो 4th ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जब तक लिखा नहीं हम अज्यूम नहीं करेंगे। तो इसने कहा नहीं कि अंडर एच नॉट है, इन जनरल पूछ रहा है, वहाँ रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। ये है, देखिए, तो इसमें टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में क्या है, वो रेशियो आ जाएगा ना, उससे हो जाएगा। तो क्या आ जाता है? ये सर p n-2। हाँ, तो रेशियो हो जाएगा, तो वही ना, तो काई स्क्वायर है ना, काई स्क्वायर अपॉन काई स्क्वायर वो आपका एफ में चला जाता है, तो उससे ठीक है। तो ये जस्ट थ्योरम है, जिन लोगों को आइडिया नहीं है, यू जस्ट सी रिजल्ट। रिजल्ट देखो, इसका बुक खोलो या कहीं से भी इसका पहले थ्योरी इकट्ठा करो, थ्योरी पढ़ो, उस थ्योरी पे इसको फिट करो थ्योरम पे, कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में टेस्टिंग में क्या टेस्ट स्टैटिस्टिक होता है, उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस कंडीशन में, ठीक है, वो देखना है। एंड सम ऑफ स्क्वायर्स रेसिडुअल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इन जनरल क्या है, और अंडर एच नॉट क्या है, तो उस थ्योरी पे है। ये भी हम डिस्कस करेंगे ना, इसकी थ्योरी भी। यहाँ पे देखो 117 क्या है, देखिए, तो ये कह रहा है कि सपोज x1 x2 xn xn plus 1 b is a random sample of size n+1 where p is more than 2, n is more than p+3 from a multivariate normal population, np mu sigma, जहाँ mu rp है, मतलब mu p डायमेंशनल है ना, एंड सिग्मा पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है। सो लेट एक्स बार पता है आपको, n-s भी पता होगा आपको, है ना, ये सैम्पल कोवेरियंस मैट्रिक्स है। जैसे सैम्पल कोवेरियंस मैट्रिक्स जो एस स्क्वायर होता है ना पैरामीटर, उसमें 1 पैरामीट्रिक जो यूनिवेरिएट में देखते हैं। तो पूछ रहा है थ्योरम्स हैं, ये भी थ्योरेटिकल रिजल्ट ही है, इसमें क्या है, जस्ट थ्योरम्स हैं ये। बताइए देख के, ये सब रिजल्ट्स हैं, आपको याद है, ठीक है, नहीं तो प्रूफ करना पड़ेगा। ये है
सर एस तो n-1 एस फॉलो करेगा विशार्ड p n-1 हम्म सर n-1 एस फॉलो करेगा विशार्ड p n-1 सिग्मा। सर तो यहाँ पे क्या है क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है कौन सा सही है? वो हॉटलिंग टी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी यूज होगी फर्स्ट में, वो याद नहीं आ रही। अच्छा देखो, वो तो ओपन अभी अभी घर पे तो आप देख सकते हो, एग्जाम में आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, घर पे सीखने के लिए यू कैन सी, बुक खोलो जहाँ से भी नोट्स मिल रहा है देखो, उसको कंपेयर करो, ये सब रिजल्ट्स हैं ना, उससे हो जाएगा, नहीं तो फिर मैं कराता हूँ, ये है तो चलो थोड़े से अगर देखोगे थ्योरम्स इसमें तो क्या क्या होता है रिजल्ट, जैसे यहाँ पे क्या गिवन है, हमें गिवन है कि x1 वैक्टर, x2 वैक्टर, xn वैक्टर, अभी n तक ही लिख रहा हूँ क्योंकि x बार में और s में सिर्फ n तक यूज हुआ है ना, x बार जो है फर्स्ट n जो रैंडम सैंपल है उसका मीन है, और s जो है सैंपल कोवेरिएंस मैट्रिक्स है, फर्स्ट n जो है ना रैंडम वेक्टर्स है उसका। तो अभी इसके लिए लिखेंगे तो क्या बनेगा, पहली बात तो ये बताओ कि x बार का यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है, ये जो x बार लिख रखा है x n बार लिखा है वही लिखता हूँ मैं, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, एंड तो नॉर्मल नॉर्मल क्या, सिग्मा पर यूनिवेरिएट मल्टीवेरिएट, क्योंकि ये तो मल्टीवेरिएट नॉर्मल है ना, ये क्या होगा, p p मल्टीवेरिएट नॉर्मल, नॉर्मल p देन q सिग्मा पर n सो 1/n सिग्मा, सिग्मा सिग्मा यहाँ मैट्रिक्स है ना, ओके सो ये हो गया, एंड n माइनस s का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये जो n विशार्ड माइनस p n-1 विसार्ट p n-1 सिग्मा n-1 कॉमा सिग्मा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग n-1 एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, काई स्क्वायर n-1 होता है यूनिवेरिएट नॉर्मल के केस में ना, तो यहाँ मल्टीवेरिएट नॉर्मल है तो विसार्ट में चला जाएगा, ठीक है सो है ना, p को अगर 1 रख देंगे तो ये काई स्क्वायर बन जाएगा, ओके अब आपको ये भी पता होगा s और x बार इंडिपेंडेंट होता है ना, तो मैं अगर पॉइंट वाइज लिखूं तो इसमें ये है कि ये जो xn बार है एन एस है, दे आर इंडिपेंडेंट, ये तो है ही, बट यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन में क्या किया है, x बार भी है, s भी है और xn+1 भी है, तो xn+1 तो सैंपल के बाहर हो गया और वो IID है, तो इवन आप ये भी कह सकते हो जो xn+1 है इज इंडिपेंडेंट ऑफ x बार एज वेल एज s, है ना, मतलब ब्रैकेट में लिख दिया कि दोनों से है, कि जो आपके पास xn+1 वैक्टर है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ
बोथ एक्स बार एंड एस, और एक्स बार एस खुद भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ओके, नाउ अब इसका थ्योरम देखना है। जस्ट आपका थ्योरम क्या होता है, होटलिंग टी स्क्वायर पढ़ा है आप लोगों ने, है ना। होटलिंग टी स्क्वायर जो होता है तो उसमें कुछ ऐसा बनेगा जो टेस्टिंग करते हैं आप। तो कौन सा रैंडम वेरिएबल है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन होटलिंग टी स्क्वायर होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा टी एक्स स्क्वायर और बार एफ में क्या माइनस रिलेशन है? क्या लिखा था वहां पे? टी डिस्ट्रीब्यूशन का ना सिर्फ। टी स्क्वायर और एफ में क्या रिलेशन होता है? F1 कॉमन। हाँ नहीं, ये टी डिस्ट्रीब्यूशन वो वाला होटलिंग टी स्क्वायर की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें जरूरत नहीं है लेकिन ठीक है उससे ही आ जाएगा ना। जैसे आपसे पूछा जाएगा एक्स बार माइनस म्यू ट्रांसपोज एस इनवर्स एक्स बार, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता था जी, कोई बताओ? बताओ कोई भी, किसी को याद नहीं? अच्छा एन टाइम कर दो, एन टाइम करके था ना। इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता था? मेन रिजल्ट्स आप लोगों को याद नहीं है शायद इसीलिए ना। सो इसका जो होगा ये होटलिंग टी स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एन होगा। माइनस हाँ जो कि एन हाँ माइनस एन माइनस एन पी माइनस अपॉन पी। अपॉन पी, ओनली पी, ये साथ में कुछ और भी था? n-1 रहेगा सर। नहीं, एक तो लिखने में थोड़ा पहले मैंने गलती किया था, ध्यान रखना। ये मतलब पिछले बार जब पढ़ाए थे ना तो शुरू में मिस्टेक हुआ था, बाद में उसको करेक्ट किया था। इसमें रेसिप्रोकल का चक्कर आ जाता है। तो टी स्क्वायर लिखोगे तो इसको, अगर टी स्क्वायर को आप एफ के टर्म में लिखोगे तो क्या लिख सकते हैं जी? टी स्क्वायर को एफ के टर्म में, ये टी स्क्वायर है, इसका नाम टी स्क्वायर है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ये टी स्क्वायर होटलिंग टी स्क्वायर स्टैटिस्टिक है, और ये टी स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? पी इंटू, एनीवन कोई बताओ? p इंटू एन माइनस वन अपॉन एन माइनस पी टाइम्स एफ, और यहाँ क्या आएगा? पी एन माइनस पी, चेक करो जी, यही था ना। एनीवे तो यहाँ पे थोड़ा अलग है, यहाँ पे क्या बदला है? एक तो n नहीं है तो n को हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे ये वाला n को अगर मैं उधर भेज दूँ, ठीक है, तो लेकिन म्यू की मतलब ये एक फॉर्मूला है, ये आप देखना, ये कॉन्सेप्ट पढ़ना जिन लोगों को याद नहीं है तो उसमें ये आएगा, ठीक है। होटलिंग टी स्क्वायर स्टैटिस्टिक, सो ये है, तो इससे कहीं ना कहीं रिलेटेड दिख रहा है ना पहला ऑप्शन जो है। इसमें चेंज बस इतना है ना, मैं एन यहाँ पे भेज सकता हूँ, तो अभी थोड़ा चेंज बस ये है, यहाँ p इंटू एन माइनस पी एन माइनस वन अपॉन एन माइनस पी, तो एन ये वाला n उधर चला जाएगा, अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ से हट जाएगा, ठीक। एंड सर ये टी स्क्वायर टू एन माइनस पी डिवाइडेड बाय एन माइनस वन टाइम्स पी फॉलोस एफ पी कॉमा एन माइनस पी। ठीक है, हाँ मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वही बात है। हाँ जैसे इसको आप इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो वही बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, ये तो नंबर है ना भाई, मान लो एक रैंडम वेरिएबल समझ के इक्वल कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैसे बना सकते हैं ना कि एन माइनस पी टी स्क्वायर अपॉन पी इंटू एन माइनस वन इज एफ पी एन माइनस पी। हाँ तो उसको लगाओ, उसमें बताओ पहला ऑप्शन ट्रू है कि फॉल्स है?
एनीवे इसको आगे लिखते हैं, अभी कुछ और रिजल्ट लिखो फिर देखना क्या होता है। सो अभी के लिए और क्या ज़रूरत पड़ेगी? ठीक है, इस पे आते हैं, कुछ रिजल्ट लिखो तो उससे फिर इसको यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जैसे कुछ और रिजल्ट लिखता हूँ फिर इसको एक साथ यूज़ करते हैं। कितने लिखे हैं है ना? सो 1 2, इसको 3 बोल दो अभी के लिए। तो देखो कुछ रिजल्ट लिखते हैं। सो मान लो ये तीसरा पॉइंट था ना, 1 2 3। अभी आगे अगर डिस्कस करें, फोर्थ में ये है कि मान लीजिए विसार्ट है आपके, डब्लू का डिस्ट्रीब्यूशन विसार्ट पी, अभी n-1 कॉमा सिग्मा ही ले लो, या अभी फिर आवाज नहीं आ रही। एक मिनट है ना, सो ये माइक ऑफ हो जाता है। अगर हम एक्सपेक्टेशन ऑफ डब्लू का फॉर्मूला पता है विसार्ट में? n सिग्मा। तो ये है n सिग्मा, यही ना? और इसका क्या होता है इस- फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला क्या है डब्ल्यू इनवर्स का? इसका यहाँ जरूरत है ना, क्योंकि यहाँ जरूरत पड़ेगी आई थिंक। हाँ, सो n-s है ना, था ना हमारे पास n-s, तो उसके इस फॉर्मूले से c इजीली थ्री वाला इजीली आ जाएगा। अच्छा वो तो s इनवर्स है ना, हाँ तो n-1 से आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है डब्ल्यू इनवर्स का? ये इसके नाम में फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना, ये आएगा, चेक कीजिए। सो अभी आपके केस में तो दूसरा था, आपका जो क्वेश्चन है अगर मैं उससे बात करूं तो हमारे पास हम ये जानते हैं n-1 s है विसार्ट p n-1 सिग्मा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ n-1 इंटू एस जब आप निकालोगे तो n-1 इंटू सिग्मा, तो ये तो ओके है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें इन्वर्स की बात करनी है, तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ एस सिग्मा आ जाता है, तो ठीक है। हमें चाहिए इन्वर्स, तो n-1 एस इन्वर्स, इसका एक्सपेक्टेशन अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला कितना बनेगा? तो यहाँ से आप बनाएंगे, मतलब ये सब फॉर्मूला है, सब कुछ नहीं है। तो n-1 n की जगह -p-1 सिग्मा इनवर्स, तो कितना आ जाएगा ये n, इसको भेज दो इधर पे, तो ये s इनवर्स साथ में 1/n-1, तो ये हो गया 1/n
n माइनस पी माइनस 2 सिग्मा इनवर्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है ना वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। थर्ड ऑप्शन जो आपका है, ये अभी के लिए मैं सी लिख देता हूँ, ऑप्शन सी जो है आपके पास। सो ई ऑफ एस इनवर्स कितना आ जाएगा, n माइनस 1 n माइनस पी माइनस 2 सिग्मा इनवर्स। चेक करो भाई, सही है ये? तो ये आ जाएगा। तो ये ऑप्शन है, देखो n माइनस 1 n, हाँ तो ये थर्ड तो ऐसे डायरेक्टली हुक हो गया, हमने थर्ड तो हमने कर दिया। सो थर्ड ट्रू है। ऐसे ही बाकी स्टेटमेंट देखने हैं। सो ए भी ऐसे भी थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं क्या आता है। सो n+1 है ना, थोड़ा इसमें बस ये डिफरेंस है ना, म्यू आ जाता ना तो डायरेक्ट हो जाता। म्यू की जगह इसने x+1 यूज़ किया है, तो देखना पड़ेगा क्या होगा, क्योंकि म्यू होता तो इससे डायरेक्टली बन जाता ना ये, लेकिन थोड़ा डिफरेंस आया है म्यू उसकी पहले ऑप्शन में। बाकी अभी और थ्योरी देखता हूँ, फिर से देखता हूँ किससे मैच करेगा। तो ये तो थर्ड ऑप्शन ठीक है ना, थर्ड ऑप्शन यहाँ से आ गया। एंड फोर्थ और फर्स्ट में थोड़ा सा वो दिख रहा है आपको, क्योंकि यहाँ एस इनवर्स है और यहाँ सिग्मा इनवर्स, ये डिफरेंस है ना फोर्थ और फर्स्ट में। तो यहाँ एस इनवर्स है, यहाँ सिग्मा इनवर्स है, यही डिफरेंस है। हालांकि डायरेक्ट थ्योरी है, लेकिन आपको ये थ्योरी है तो याद होना चाहिए, डिराइव करना पड़ेगा, नहीं तो अगर याद नहीं है तो फॉर्मूले कितना याद रखोगे, ये कि डिराइव करना पड़ेगा। तो ठीक है। फोर्थ में डायरेक्ट हो जाएगा ना, तो x बार n फॉलोज नॉर्मल p म्यू बार सिग्मा अपॉन n, x बार x ऑफ n+1, दोनों का डिफरेंस नॉर्मल 0, n-1 अपॉन n सिग्मा, हाँ n+1 अपॉन n सिग्मा। ठीक है ना, तो ये सही समझ आ रहा है? जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ से जैसे यही कह रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ मैं 5वां पॉइंट लिखूँ कि आप ये कह रहे हैं कि जैसे x बार हमें पता है एन पी म्यू 1/n सिग्मा, और xn+1 जो है वो है एन पी म्यू सिग्मा, यही ना। तो आप कह रहे हैं यहाँ से जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, np0, यही ना। दोनों इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इस x बार में तो x1 से xn तक ही है, तो कितना आ जाएगा ये, तो वेरिएंस तो सम ही हो जाएगा फिर भी। तो 1/n+1 कितना, n+1/n इंटू सिग्मा, तो ये हो गया। अब इसमें लगा लो थ्योरम आप, आएगा, चेक कीजिए। ये कहना चाह रहा था क्या, कुछ और चेक कीजिए। यस सर। ठीक, सो सर काई स्क्वायर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगी? वो सोचो अब क्या होगी। तो स्क्वायर पी, हाँ p जो है, जितने वेक्टर है p ही होगी। तो इसको बस आप चेंज कर लो तो वैसे ही आ जाता ना, x माइनस म्यू बाई सिग्मा होल स्क्वायर, जैसे होता है ना x माइनस म्यू बाई सिग्मा होल स्क्वायर का स्क्वायर 1, अगर उसके अकॉर्डिंग समेसन है तो वैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जो आपके पास है x बार माइनस xn+1, ठीक, ये ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स, तो सिग्मा की जगह तो पूरा आएगा, तो ये n+1 अपॉन n सिग्मा इनवर्स, ठीक है। एंड हमें ऑप्शन लाना है वो, तो x बार माइनस xn+1, और वैसे हम जानते हैं ये का स्क्वायर p हो गया। अब ये जो कांस्टेंट है इसको पावर -1 है, रेसिप्रोकल है यहाँ पे ना, मतलब यहाँ इन्वर्स है कहने का मतलब, तो इसका तो पावर -1, तो -1 करेंगे तो डिनोमीटर में आ गया, और डिनोमीटर में आया तो इधर आ जाएगा, तो वो चेंज होके सीधा सीधा आ जाएगा हमारे पास। सो यहाँ से हाँ ये तो डायरेक्ट आ गया, xn+1 ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स x बार माइनस, और वो नंबर इधर ले आओ n+1/n, क्योंकि अगर रेसिप्रोकल यहाँ करोगे तो n अपॉन n+1 होगा, फिर बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई होके यही बनेगा। ठीक है जी, देखिए तो ये आ गया, सही कह रहे हैं। तो ये d तो डायरेक्टली आ गया n+1/n,
ओके है, तो फोर्थ सी और डी तो डायरेक्टली आ गया। अब बचा है 1 एंड 2, ठीक। 1 भी आ जाएगा डायरेक्टली इससे, उससे अगर नहीं जाएंगे तो सिमिलर तो यहाँ भी है, बस इसमें डिफरेंस कहाँ आया है, एस की जगह, मतलब सिग्मा की जगह एस आया, बाकी तो कॉमन ही है। तो क्या होता था यूनिवेरिएट में, क्या होता था कि जब आप वैसा लिखते थे कि जब आप इस सिग्मा स्क्वायर है तो सिग्मा स्क्वायर की जगह एस स्क्वायर यूज़ करते हैं, तो क्या होता है, जैसे मैं बात करूँ एक्स बार माइनस म्यू बाई सिग्मा, सिग्मा बाई रूट एन, या समेसन में कह लो, है ना। तो समेसन में जब आप कहते हो, देखो यूनिवेरिएट से मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ, सो इससे हाँ आपको दिख जाएगा फिर। जैसे क्या होता है, ठीक है यही लिखते हैं, फिर आगे देखते हैं। मैं कह रहा हूँ जैसे यूनिवेरिएट में लिखते हैं ना, समेसन एक्स आई माइनस म्यू बाई सिग्मा होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n। यहाँ यूनिवेरिएट नॉर्मल है, x1 x2 xn जो है सिंपल नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता था। एंड दूसरा समेसन एक्स आई माइनस म्यू, लेकिन हमारे पास क्या है, म्यू की जगह, हाँ ठीक है, वो तो मीन 0 हो जाएगा ना, इसको एक नया रैंडम वेरिएबल मान लेते, मीन तो 0 ही हो चुका है, ठीक है। तो एक्स बार माइनस म्यू एस इसका होल स्क्वायर, तो इसमें क्या होता है, बताओ भाई, कुछ आइडिया है इसका। स्क्वायर एन माइनस 1। लेकिन नहीं, इसमें जो है ना ऊपर वाला का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं यहाँ पे जो है, सर वो टी 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 स्क्वायर का हो जाएगा ना, एस अपॉन रूट एन। हाँ मतलब वैसे, या तो उसका हम, अच्छा उसके थ्रू जा सकते ना, वो वाला रिजल्ट जो है इसको यूज़ करो, कि जो होता था एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट एन और एक्स बार माइनस म्यू एस बाई रूट एन, हाँ तो यहाँ तो हो जाता है नॉर्मल 0 1, स्क्वायर कर देंगे काई स्क्वायर हो जाएगा, और ये टी एन, टी कितना, टी एन माइनस 1 होता था ना, और इसी में 3 अगर एन स्क्वायर माइनस कर देते हैं एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट एन का स्क्वायर, तो ये तो काई स्क्वायर 1 में आ गया, काई स्क्वायर में। और चौथा जब इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ बस इसलिए स्क्वायर कर रहा हूँ कि एस स्क्वायर बाई एन ऐसा हो जाएगा। अच्छा स्क्वायर कर रहा हूँ तो मैं अलग से स्क्वायर करके इसको भी लिख देता हूँ, क्योंकि ये इसी से आ रहा है, ये टी एन माइनस 1 का स्क्वायर है ना, तो ये कैपिटल टी स्क्वायर बनता है मल्टीवेरिएट में, ठीक है ना। हाँ तो ऐसा कुछ चेंज आएगा, यही होगा, है ना। सो इस तरह का कुछ वहाँ पे चेंज आएगा हमारे पास, यही है ना। यही है, तो ठीक है, इससे रिलेट कीजिए क्या बनेगा, तो ये टी स्क्वायर में ही जाएगा, टी स्क्वायर से फिर चेंज हो जाएगा, होगा वही, बस थोड़ा चेंज होगा। यहाँ मतलब वही डिफरेंस आ रहा है ना, वही डिफरेंस यहाँ क्रिएट, एक n+1 आया होगा यहाँ से, और एक n उधर वाला है, तो वही बन के ओके, इसलिए n² -1 हो गया है, गॉट इट, हाँ ठीक है। जैसे इसमें हुआ ना कि ये मैनिपुलेट होकर यहाँ आया, तो वैसे यहाँ भी आया होगा सेम तरीके से, ओके। तो बस वो टी² बन जाएगा मतलब, और फिर आ जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे आपने ये लिखा है ना, जैसे यहाँ जब यहाँ तक ओके है जो हम लिख रहे थे, ये सेम ही रहेगा, यहाँ तक ओके है। जब आप यहाँ एस रखोगे ना यहाँ पे सिग्मा की जगह, तो ये टी² बन जाएगा, ठीक है। फिर बाकी वो नंबर यहाँ पे आ गया, ओके है। देखो तो ये इससे ही आ जाएगा, ये जो इसी रिजल्ट को मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है एक्स बार माइनस ये इससे, क्योंकि ये तो नया रैंडम वेरिएबल है तो इसको एक मान लो ना, वाई मान लो चाहो तो एक्स बार माइनस एक्स एन प्लस 1 ट्रांसपोज, मैं अभी ये लिख रहा हूँ, ये मान लो अभी था
इसके पैटर्न पे, इसके जैसा समझो, बस डिफरेंस कहाँ होगा, n+1/n s इनवर्स x बार माइनस xn+1, दिस विल बी टी स्क्वायर। और टी स्क्वायर क्या होता है, f के टर्म में क्या लिखते हो टी स्क्वायर को, अभी लिखा था ना ये वाला, तो ये टी स्क्वायर है एक्चुअली, ठीक है। अब उससे ये भी टी स्क्वायर है और ये वाला भी टी स्क्वायर ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने इसी को यूज़ किया इंडायरेक्टली। आप देखोगे ना, क्योंकि x बार जो यहाँ लिखा है ना, उस x बार की जगह हमारे पास ये है, जो यहाँ आपको ये दिख रहा है, ये x बार है, और म्यू जो आपको यहाँ दिख रहा है वो म्यू 0 है, क्योंकि उसका मीन 0 है। एस इनवर्स वही है, तो सेम ही हो रहा है, ओके। तो यही वाला यूज़ हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो यही थ्योरम यूज़ हो रहा है, बस डिफरेंस क्या आ रहा है, अच्छा वो n को मैंने बस उधर किया ना, तो वो हो जाएगा मैनेज, ठीक है। देखो सर वो आ जाएगा n-1 टाइम्स p डिवाइड बाय n-p। कितना था, n n माइनस 1 टाइम्स p। p इंटू n-1 अपॉन n-p ना, सो p इंटू n-1 अपॉन n-p टाइम f p n-p। अब उस नंबर को इधर लाओ, क्या होगा, आ गए। तो एक n की है ना कमी थी ना, मुझे लग रहा है एक n वहाँ मिसिंग है ना, उसमें n चाहिए होगा हमें, क्योंकि n के साथ फॉर्मूला है, राइट। सर वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा n² माइनस 1 n टाइम्स p डिवाइड बाय n-p। आ जाएगा ऑप्शन ना, किस यहाँ है? से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, ठीक है ठीक है, और इसको हटाओगे तो कितना आ जाएगा, इसको हटाओ आप, तो यहाँ पे इसमें क्या बन जाएगा, x बार माइनस xn+1 ट्रांसपोज s इनवर्स x बार माइनस xn+1। अब ये उधर चला आएगा, इधर रेसिप्रोकल है, तो पावर नीचे, फिर वहाँ जाके एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो p इंटू n+1 n-1, या अलग से समझाऊँ तो समझिए कि ये जो नंबर था n+1 अपॉन n एज इट इज़ आएगा जैसे वहाँ पे आया, एंड ये कॉमन टी स्क्वायर। अब ऐसा समझो, बस यही नंबर यहाँ आ गया, टी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो, सो p सर वो इन, इनवर्स, ठीक है ना, इनवर्स है सर वो। कहाँ इन्वर्स है, हाँ सर, हो गया वो सर। हो गया ना, क्योंकि इन्वर्स था इसलिए ऐसा है ना, वहाँ भी तो इन्वर्स था, तो वही ऐसा आएगा, n इंटू n-p f p n-, ओके ठीक है, वो लगेगा वही फॉर्मूला, मतलब यही फॉर्मूला लगा है जैसे आपने लगाया ना, तो फोर्थ और फर्स्ट में सेम ही फॉर्मूला लगा है समझो, बस यहाँ s इनवर्स है, यहाँ ये है, तो s होने से यहाँ t स्क्वायर हो जाता है, और सिग्मा होने से यहाँ काई स्क्वायर हो जाता है, बाकी कांस्टेंट तो वही है। तो टी स्क्वायर मतलब ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, दिस ऑप्शन इज जस्ट n+1 अपॉन n टाइम टी स्क्वायर, ये जो ऑप्शन है ये इसके इक्वल है, और यहाँ काई स्क्वायर है, तो जब सिग्मा है तो काई स्क्वायर और s है तो टी स्क्वायर, ये है बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे काई स्क्वायर और टी स्क्वायर है, यही रूल फॉलो हो रहा है एक्चुअली। सो यूनिवेरिएट में ये है, ठीक है, ओके। तो अब एक ऑप्शन बच गया बस बी वाला, पहला भी ट्रू है इसका मतलब, सो हमारे पास बचा है बस्ट एक ऑप्शन। सो बी वाले को देख लेते हैं क्या है, तो मतलब फर्स्ट तो ट्रू हो गया ये भी, राइट, ये भी ट्रू हो गया। अब सेकेंड ऑप्शन बचा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ xn बार ट्रांसपोज s x बार, ओके, तो ये इसका एक्सपेक्टेशन किसके इक्वल होगा बताइए, तो इसका एक थ्योरम ये होता है, अगर मैं थ्योरम लिखूं यहाँ पे फोर्थ वाले के लिए, कि मान लीजिए x, ठीक है ना, तो इसका जो रिजल्ट है कि x ट्रांसपोज ए एक्स है ना, तो यहाँ x ट्रांसपोज ए एक्स, इसका एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला पता है किसी को, बताइए, x मल्टीवेरिएट नॉर्मल है तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, सर वो काई स्क्वायर फॉलो करेगा ना, इफ एंड ओनली इफ ए इज आइडेम्पोटेंट। ओके, इसका एक्सपेक्टेशन क्या आएगा,
सर ए का जितना रैंक है उतना। ए का जितना रैंक है, नहीं ये डायरेक्ट वो तो, क्योंकि वो तो आई थिंक मुझे लगा जो आप बता रहे हैं वो किसी भी मल्टीवेरिएट एक्स, कोई भी मल्टीवेरिएट नॉर्मल होगा तो ये आंसर आएगा। सर एक्स ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स एक्स में सिग्मा इनवर्स तो फुल रैंक मैट्रिक्स है, तो का स्क्वायर आता है एन डिग्री का। अगर ए उससे एन से कम रैंक का होगा तो वो अभी का स्क्वायर आर इस आ जाएगा ना, जितना इसके लिए आर बात कर अगर रहे हैं, ए इसके का लिए। रैंक है। तो इसमें मतलब म्यू और सिग्मा से कोई लेना देना नहीं है इसको। नहीं सर, ए जितना रैंक का मैट्रिक्स होगा उतने में का स्क्वायर का डिग्री डिपेंड करेगा ना। तो वही तो पूछ रहा हूँ, इसमें म्यू से कोई मतलब नहीं, म्यू कुछ भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये कहना चाह रहे हो। मान लो रैंक आर है ए का, तुम कह रहे हो आर आएगा, तो म्यू कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सिग्मा कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। If and only if A sigma is idempotent. ठीक से थ्योरम देखो ना, ठीक से देखो ना, वो किसके लिए है, नॉर्मल मीन जीरो वाले के लिए है या म्यू वाले के लिए है, तो चेक करो ना थ्योरम। सर वो तो जीरो वाले के जीरो लिए वाले। होगा, क्योंकि म्यू अगर नॉन जीरो होगा तो का स्क्वायर नॉन सेंट्रल हो जाएगा हाँ फिर। वही तो कह रहा हूँ यहाँ पे। तो हमें एक्सपेक्टेशन चाहिए, हमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, एक्सपेक्टेशन चाहिए, क्या फॉर्मूला होगा, वहाँ म्यू है। उसके लिए बताओ। इसका जो फॉर्मूला आएगा तुम देख लेना, फॉर्मूला ट्रेस ऑफ ए सिग्मा प्लस म्यू ट्रांसपोज ए म्यू। ठीक है, अब आप लोग जो कह रहे थे ना कि जैसे मान लो अभी म्यू आपका जीरो है और सिग्मा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो उस केस में ये तो जीरो हो जाएगा और आइडेंटिटी ट्रेस ए हो जाएगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रेस रैंक के इक्वल होता है, वही ना, तो उससे वो आ रहा था। तो आई थिंक वो फॉर्मूला जो तब होगा जब म्यू जीरो होगा और सिग्मा आई होगा उस केस में, नहीं तो उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो इन जनरल ये फॉर्मूला है, देखो अब इसको लगाओ, उसमें वर्क करेगा। सो हमारे क्वेश्चन में क्या ज़रूरत है, हमारे क्वेश्चन में ज़रूरत है देखो एक्स एन बार, ठीक है, एस एक्स एन बार, ओके ठीक है। सो यहाँ से तो अभी हम अगर ये देखें हमारे पास क्या है, जो एक्स एन बार है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है एन पी म्यू, यही ना, और 1/n सिग्मा ये है। तो आप अगर इसमें लगाओगे एक्स एन बार एस है ना, एक्स एन बार, तो इसमें क्या, हमें तो एक्सपेक्टेशन चाहिए, तो क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए की जगह एस है, अच्छा यहाँ सिग्मा भी है, बनेगा। फिर कर बताओ कितना आएगा। नहीं यहाँ दिक्कत है ना, यहाँ चूँकि एस आ जाएगा तो एस में दिक्कत है, एस तो यहाँ मैट्रिक्स है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा दिक्कत है फॉर्मूले में, आई थिंक इस फॉर्मूले में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो ए की जगह एस ही आ गया ना, तो म्यू ट्रांसपोज सिग्मा की जगह यहाँ तो एस आ गया, आई थिंक मुझे लग रहा है या तो ई ऑफ यहाँ तो एस है, लेकिन हमारे पास तो आंसर सिग्मा में है, तो इसमें कुछ गड़बड़ है।
इस फॉर्मूले में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन चाहिए कुछ, क्योंकि ये तो ए मान लो कांस्टेंट मैट्रिक्स है, उसके लिए होगा। अगर ए रैंडम वेक्टर ही हो गया तो क्या चेंज आएगा? ओके, इसका मतलब है यहाँ पे सिग्मा ना आके ना ये होगा, बनेगा कुछ और बनेगा। यहाँ जो है कि ट्रेस ऑफ ए टाइम, इसका एक बार चेक करना पड़ेगा, ए टाइम वेरिएंस ऑफ एक्स वेक्टर, तो जो कि सिग्मा ही था, तो यहाँ वेरिएंस ऑफ एक्स एन बार। ओके ओके, सो यहाँ ए के साथ नहीं होगा, एक मैंने ए लिख दिया था ना, मतलब वेरिएंस ऑफ बार प्लस म्यू ट्रांसपोज वेरिएंस ऑफ एक्स म्यू, ऐसा कुछ बनेगा। इसका एक बार फॉर्मूला क्रॉस चेक करना पड़ेगा मुझे, है ना, ये बस है। सर एक्स नहीं ए होगा हाँ, सर, वो नेक्स्ट टाइम वेरिएंस ऑफ एक्स नहीं होगा, ए होगा, म्यू ट्रांसपोज ए म्यू। म्यू ट्रांसपोज ए म्यू, तो ए तो एस हो जाएगा ना, तो एस के टर्म में आंसर आएगा। इसका मतलब यहाँ तो सिग्मा है, तो अच्छा, तो फिर देखना पड़ेगा हमें। लेकिन एक्सपेक्टेशन है ना, तो एक्सपेक्टेशन में सैंपल क्यों आएगा? क्योंकि ये तो मान लीजिए रैंडम वेरिएबल्स हैं, तो रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन तो कांस्टेंट आता है, तो उसमें ए आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि ए जो आप फॉर्मूला में देखते हैं ना वहाँ पे, वो कांस्टेंट मैट्रिक्स है। यहाँ पे ए एक रैंडम वेक्टर है, मतलब रैंडम मैट्रिक्स है। हमारे केस में है वो ए यहाँ रैंडम मैट्रिक्स है। अगर ए कांस्टेंट हो गया तो ए ही आ जाएगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ओके, मुझे लग रहा है कि मैं ऐसा लिखना चाह रहा हूँ, एक मिनट यहाँ पे, क्योंकि जो आप ए कह रहे हैं ना वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ए कांस्टेंट होगा। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल तो नहीं आएगा। मतलब अगर आप ऐसा कहते हैं, मान लीजिए मैं एस लिख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे, तो क्या आपको लगता है कि किसी रैंडम वेरिएबल का मीन रैंडम वेरिएबल आएगा यहाँ पे? नहीं सर, फिर तो इसका फॉर्मूला चेक करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा, मैं गेस कर रहा हूँ कि ये कुछ ऐसा बनेगा, है ना। या तो आप ऐसा समझो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एस होगा फिर, एंड यहाँ पे ऑप्शन देख के समझ आ रहा है कि थोड़े फॉर्मूला मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली याद नहीं है, देखना पड़ेगा इसको। सो मतलब फॉर्मूला ही है, बट देखना पड़ेगा क्या है। तो इसमें जो है सिग्मा स्क्वायर बाई एन म्यू ट्रांसपोज सिग्मा एन, तो म्यू ट्रांसपोज सिग्मा एन, है ना। क्योंकि कांस्टेंट तो नहीं आएगा ना। समझ गया, मतलब जो हम लिखे थे ना वो सही था, वो कांस्टेंट मैट्रिक्स के लिए। जो पहले लिखा था मैं लिख देता हूँ। तो ये जो होगा ना, ए अगर रैंडम मैट्रिक्स है तो यहाँ पे ए की जगह एक्सपेक्टेशन ऑफ ए लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, और यहाँ भी ए लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो हो क्या रहा है ना, ए अगर रैंडम मैट्रिक्स है तो ऐसा लिखेंगे, अगर कांस्टेंट है, मान लो ए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन क्या होता है? कांस्टेंट ही होता है। तो ए अगर जो आप लोगों को याद है, जो हम पहले मैंने लिखा था, वो तब जनरली हम ए क्या समझते हैं कि ए कोई कांस्टेंट मैट्रिक्स होगा, मतलब जैसे सारे एलिमेंट कांस्टेंट होंगे, तो उसके लिए वो रिजल्ट है। लेकिन अगर ए रैंडम मैट्रिक्स हो गया कि ए के एलिमेंट्स रैंडम वेरिएबल्स ही हैं, तो उस केस में ये आपका ये वाला केस बनाएगा। फिर क्या बनेगा, लिख के देखते हैं अब। तो अगर अब ऐसा लिख के देखें, अब ये वाला हम लिख के देखें, चलो यहीं लिख देते हैं। तो ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ लगाने की कोशिश करूँ, है ना, वो ए होगा, ए यहाँ होगा, यहाँ भी ए होगा। जो आप कह रहे हैं वो तब होगा जब ए कांस्टेंट हो जाए। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ए इज ए, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए इज ए, तो ए आ जाएगा, तो आप ए लिख लो। लेकिन वो तब है जब ए कांस्टेंट मैट्रिक्स होगा। अगर रैंडम मैट्रिक्स है तो फिर यहाँ से तो लगाने की कोशिश करते हैं। ट्रेस ऑफ जो हमने लिखा है एक्सपेक्टेशन ऑफ ए, हमारे ए की जगह एस है, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस इनटू वेरिएंस ऑफ एक्स बार है हमारे पास, है ना। इसको इससे कंपेयर करो, इसको इससे, फिर इस यहाँ पे ऐसे ही लिखो, प्लस म्यू ट्रांसपोज। तो म्यू तो मीन था, तो यहाँ भी मीन तो कॉमन ही है दोनों का, नहीं तो ठीक है ना। ये जो रिजल्ट हम लिख रहे हैं, तो इसके बेस पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। सो वी आर अप्लाइंग दिस, तो म्यू तो वही रहेगा, म्यू दोनों का मीन कॉमन है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एस जो कि सिग्मा हो जाएगा,
ठीक है ना, वरना रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन रैंडम वेरिएबल नहीं आएगा, कांस्टेंट आना है तो एक्सपेक्टेशन लेने के बाद आएगा। ठीक है, तो ये हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लो कितना आता है। तो यहाँ से ट्रेस एक्सपेक्टेशन ऑफ एस सिग्मा, ये सिग्मा बाई एन, ये है ना वेरिएंस यहाँ पे वही है, मतलब कोवेरियंस मैट्रिक्स, एंड प्लस म्यू, यही था एक्चुअली। तो यहाँ पे मेनली चक्कर ये है कि जब ए रैंडम मैट्रिक्स हो तो आप ऐसा करो, तो ये हो गया सिग्मा स्क्वायर बाई एन, ये है। ठीक है ना, तो इससे हो जाएगा। सो आपको ध्यान रखना है कि एंड ए इज अ रैंडम मैट्रिक्स, मतलब पी क्रॉस पी का, है ना, ऑफ पी क्रॉस पी, देन ये फॉर्मूला है, तो ये यूज होगा। ठीक है, तो वैसा है। ठीक है यहाँ तक, तो ये आ गया, मतलब इसमें चारों सही है, तो मतलब तो है ना, क्योंकि एस तो नहीं आता ना, कांस्टेंट नहीं आता। तो ये बस थ्योरीज आपको याद है, वो थोड़ा वही देखना है। सर एक्सपेक्टेशन ऑफ एस क्या होगा? हाँ वो तो अभी मैं देखा था ना, ये आपने कहाँ खोए हो, देखो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ एस अभी ये देखा। n-1 टाइम्स अरे मैडम ये n-1 टाइम्स सिग्मा होगा ना? वो तो अभी कहीं लिखा था मैंने, ये देखो ध्यान से, कहाँ खोए हो, ये देखो आप। हाँ सर, सॉरी सर। सो n माइनस एस विजार्ड पी है ना। तो ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं, कंप्लीट ही कर लेते हैं इसको, टाइम है ना हमारे पास। हाँ कंप्लीट कर देता हूँ, ये पेपर आज कंप्लीट कर देते हैं। सो 18, 19, 20 अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। सो यहाँ से कह रहा है वाई आई जो कि है अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस एप्साइलॉन आई। ठीक है, तो मतलब ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल टाइप का लग रहा है ना, और अल्फा, सर ये हाँ इसमें इसमें एक डाउट है बस। एमएलए ऑफ बीटा बाय अल्फा इनवेरियंस प्रॉपर्टी से डायरेक्ट दोनों का डिवाइडेशन लेना है क्या? ओके देखते हैं, एक मिनट, हमें क्या दिया, डेटा दिया है फोर्थ नहीं। ऑप्शन। अच्छा मतलब 3 पॉइंट दे दिया डेटा पॉइंट, तो ये तो ऐसे आप लोग जानते हैं मेनली, तो ये सब पता ही होगा ना, क्योंकि एम या लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर या ब्लू, तीनों तो सेम ही होता है इसमें, थ्योरम आपने देखा होगा, ये तो मैंने कराया था लीनियर रिग्रेशन में ना। सो जो एम है अल्फा का, वो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर, और ये बाकी जो ये सेम ही होगा, ब्लू भी सही, ये तो थ्योरम है, और ये तीनों जो फॉर्मूला होता है ना वही हो जाएगा। ठीक है मैं देखता हूँ, अगर आप डी का पूछ रहे हैं ना। सो ये तो मतलब बाकी तो ऑप्शन वैसे ही है। सो ये जो क्या फॉर्मूला होता था, अल्फा का एस्टिमेटर क्या होता था, वाई बार माइनस बीटा हैट एक्स बार, यही ना, और फिर ऐसे ही एम ऑफ बीटा, लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर ऑफ बीटा, एंड क्या बीटा ब्लू भी इसका सेम होगा बीटा का, तो ये दोनों तो इक्वल था, है ना। और ये अनबायस एस्टिमेटर था, अनबायस एस्टिमेटर था ना ये सब, तो ये तो था एस एक्स एक्स अपॉन, आई थिंक यहाँ भी होगी, लीनियर ही तो है ये भी, एक बार इसको चेक करना पड़ेगा। आइडिया है आपको, अल्फा के लिए तो होगा, बीटा के लिए क्या होगा, सर वो समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। नहीं वो तो मैं समझ गया, नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ क्या यहाँ ब्लू ऑफ बीटा है या नहीं, ये बस देखना है। तो फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, क्या होता था फॉर्मूला, एस एक्स वाई अपॉन एस एक्स एक्स ना, वाई ऑन एक्स है ना, एस एक्स वाई अपॉन एस एक्स फॉर्मूला, ठीक है ये तो आ जाएगा। एनीवे हमें पहले की ज़रूरत है, तो हाँ उसमें वो हो जाएगा, एम एल ऑफ आप क्या ना बीटा हैट अलग निकालिए, ऑब्जर्व वैल्यू अल्फा हैट निकाल के रेशियो ले लीजिए, हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये भी ठीक है। हाँ तो यहाँ पे जो एम एल ऑफ पूछा है बीटा अपॉन अल्फा, तो ये हो जाएगा एम एल ऑफ बीटा अपॉन एम एल ऑफ अल्फा, इसका रेशियो ले लीजिए, क्या आता है चेक कीजिए। हाँ ठीक है, रेशियो से हो जाएगा।
आ जाएगा सर वो इनवेरियंस प्रॉपर्टी। हाँ प्रॉपर्टी ऑफ एमएलई के लिए कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए नहीं ना? नहीं, कहाँ लिखा है एमएलए के लिए? एमएलए के कोई भी फंक्शन चलेगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन कंसिस्टेंट के लिए होना चाहिए, वन फंक्शन सफिशिएंट के लिए होना चाहिए। एमएलए के लिए कोई भी फंक्शन चलेगा, वन या कॉन्टिन्यूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चेक कीजिए, कहीं भी ओके आपने बुक में चेक किया है? बुक में चेक कर लिया कीजिए, उसमें लिखा होगा एनी फंक्शन ऑफ एमएलए, है ना? इफ टी इज एमएलए ऑफ थीटा देन जी टी इज एमएलए ऑफ जी थीटा फॉर एनी फंक्शन जी। ओके सर। तो इसमें क्या चारों फिर सही हो गया, क्योंकि पहले तीन तो एक ही बात को कह रहा है तीन तरीके से, और चौथा बस अलग है। एक बार चेक कर ले ना, ये चेक किया आपने? पुट करके देख लो, ये तो 3 पॉइंट है तो फॉर्मूले से आ जाएगा। मतलब सिंपल, ये तो जैम में भी आते हैं, गेट में भी आए हैं और नेट में भी है ये, तो ये तो वैसे ही क्वेश्चन है। सो अब बचा ये फॉर्मूला, तो ये भी आसान ही लग रहा है, देखिए। A cumulative hazard function ht of a non-negative continuous random variable satisfy the following condition। तो रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं, हजार्ड फंक्शन क्या होता है कोई बताओ? ht का क्या फॉर्मूला है? इंटीग्रेशन 0 to t स्मॉल h of t तो h इसमें of u du। तो इसमें चेक किया आपने कौन सा ऑप्शन सही है? सेकेंड ऑप्शन तो डायरेक्ट राइट होगा क्योंकि दोनों लिमिट सेम हो जाएगी। ये सिंपल प्रॉपर्टीज पे है ना। थर्ड ऑप्शन राइट नहीं लग रहा है वैसे, करना पड़ेगा। अब एच टी क्या है यहाँ पे? व्हाट इज एच टी? स्मॉल एच टी। अच्छा f of t divided by 1 minus f of r। एक मिनट, तो यहाँ पे जो है t के जगह कुछ और लिखना चाहिए ना, क्योंकि t तो ऑलरेडी लिमिट में है, तो x लिख लो, एच एक्स डी एक्स। हाँ, और एच एक्स आप क्या बताते हैं? ऐसा एफ वन मतलब 1 Yes. माइनस सी डी एफ। ओके, तो निकालिए, ये तो पुट करके आ जाना चाहिए सीधा सीधा। जैसे 0 पे ऐसे चेक कर लेंगे आप, तो 0 वाला ट्रू है, ये ट्रू है। अगर t इन्फिनिटी है तो क्या होगा? अगर t को आप इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, सो h1 0 से 1, तो 1 होने की गारंटी कब होगी? दोनों इक्वल होगा ना। तो एच टी यहाँ कहने का मतलब ये है फाइनली नहीं ना, 0 to t, ये है एच टी, है ना, अगर पुट कर दिया तो। चेक तो सिंपल प्रॉपर्टीज हैं, तो चेक करके बताओ क्या होगा। ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको आपने कभी पढ़ा है? इसको मान लो t ले लिया मैंने, इसको अगर t ले लिया मैंने, मतलब ठीक है, u ले लो, तो ऊपर को सब्स्टिट्यूशन लिखूंगी। मेथड। तो अगर मान लो इसको u ले लिया, सिंप्लीफाई करोगे तो ht किसके इक्वल आ जाएगा? आपने चेक किया है कभी? माइनस लॉग ऑफ क्या f 1 यही ना? minus f of तो अब तो चेक करना बहुत आसान नहीं हो गया? x। अगर इसको मैंने u मान लिया तो ये du काइंड ऑफ माइनस का डिफरेंस आएगा, ये आ गया। तो अब आप चेक, अब आसानी से नहीं चेक कर लेंगे, अब तो इजी है। सी डी एफ इज अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, तो माइनस सी डी एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ऐड कर दिया 1 तो इंक्रीजिंग ही रहेगा। लॉग इंक्रीजिंग है, माइनस लगाया डिक्रीजिंग हो गया। क्या लग रहा है, डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? चेक करना पड़ फिर से एक मिनट। अच्छा सॉरी, 0 से 1 के बीच है ना, तो लॉग 0 से 1 में क्या रहता है? 0 से 1 में ना लॉग, तो लॉग ग्राफ तो ये है, तो ओके, तो 0 से 1 में नेगेटिव होता है। एच डी तो पॉजिटिव होगा ना हमेशा। तो नॉन डिक्रीजिंग है। हाँ अच्छा, नॉन डिक्रीजिंग तो है ना, मतलब इंक्रीजिंग होना चाहिए ना। एफ क्या होता है? इंक्रीजिंग है, तो माइनस एफ क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। लॉग लगाओगे तो डिक्रीजिंग Yes, रहेगा, sir. प्लस लगाया तो इंक्रीजिंग हो गया, सही है ना। एफ क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, नॉन डिक्रीजिंग है, माइनस लगाया तो Yes, sir. डिक्रीजिंग हो गया। लॉग ऑलरेडी इंक्रीजिंग फंक्शन, तो वो सेम बिहेवियर को
कंटिन्यू करेगा। तो इंक्रीजिंग माइनस लगा डिक्रीजिंग, फिर ये डिक्रीजिंग ही रहा, माइनस लगा तो इंक्रीजिंग हो गया। इंक्रीजिंग सही तो कह रहा है, तो 4 सही हो गया है। इसमें बताओ टी इन्फिनिटी रख दिया, सी डी एफ एट इसको टी कर दो, सी डी एफ एट इन्फिनिटी 1 होता है ना, 1 - 1 0, लॉग 0 नॉट डिफाइन, ये भी ट्रू हो गया। व्हाट अबाउट 3 1 माइनस f1, f1 कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं 1 आएगा, तो ये गलत। तो आसान क्वेश्चन है भी ना, तो जस्ट आसानी से तो जस्ट प्रॉपर्टी पे हो गया। और ये लास्ट क्वेश्चन है अभी के लिए, और इस पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन है, तो कल दूसरा पेपर डिस्कस करेंगे। सो देखिए इसको ट्राई कीजिए, ये भी डायरेक्ट कैलकुलेशन वाला प्रॉब्लम है। क्यूइंग मॉडल समझ नहीं आता। हाँ अच्छा, क्यूइंग थ्योरी का ना, सपोज दैट कार अराइव एट अ पेट्रोल पंप फॉलोइंग अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एट द रेट 10 पर आवर। तो अराइवल रेट जो है, अराइवल रेट जो है 80 बोल दो, ये है पॉइसन 10t, मतलब पॉइजन है, ये मतलब अराइवल रेट कह रहा हूँ, ठीक है। एंड द टाइम टू परफॉर्म द रीफिलिंग इज एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड and the single available staff takes an average of 4 minutes to refill each car. Okay, so 4 minutes to refill each car. अब आपको कह रहा है कि 4 मिनट लगाना ईच कार, मतलब एवरेज टाइम ना, तो एवरेज टाइम फॉर अ सिंगल कस्टमर, और ये सिंगल विंडो है ना, तो MM1 काइंड ऑफ होगा। देखते हैं आगे क्या है। सो फर्दर अज्यूम दैट द कार लिव्स इमिडिएटली आफ्टर फिलिंग, तो मतलब जो सर्विस टाइम है, सर्विस के बाद डिपार्चर होगा ना। सो लेट अल्फा डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 3 or more कार वेटिंग टू फिल, एंड बीटा डिनोट द मीन नंबर ऑफ कार्स इन द क्यू। तो फॉर्मूला है डायरेक्ट, बताओ भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मतलब सर्विस टाइम जो है वो एक्सपोनेंशियल है ना, इंटर अराइवल टाइम हो गया ना, वो सर्विस टाइम क्या है, इंटर अराइवल टाइम, एक गया तो दूसरा आया, तो वेटिंग टाइम है किसी कस्टमर का, सर्विस टाइम जो है exponential distributed and single staff take the average of 4 minutes to refill each car। 4 मिनट है ना एवरेज टाइम है, तो इंटरवल टाइम एक्सपोनेंशियल 4 हो गया है ना। सो फर्दर अज्यूम द कार लिव्स इमीडिएटली आफ्टर फिलिंग, अल्फा डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 3 or more कार वेटिंग टू फिल, एंड बीटा डिनोट द मीन नंबर ऑफ कार्स। तो क्यों थ्योरी का फॉर्मूला देखो, लिखाया था मैंने क्लास में, उसको अप्लाई करके देखो क्या आएगा। आपको MM1 मॉडल पढ़ा होगा ना, मैंने डिस्कस किया होगा। सो MM1 इसमें क्या होता है, जो अराइवल है वो पॉइजन प्रोसेस है, फिर जो डिपार्चर या सर्विस टाइम है वो एक्सपोनेंशियल है, एंड 1 सर्वर है, तो एक ही स्टाफ है ना, MM1 मॉडल होगा ये। एंड इसके फॉर्मूला देख लो क्या होगा। तो यहाँ 10 क्या था, 10 पर आवर ना, लैम्डा लिखते हैं रेट, अराइवल रेट 10 पर आवर है, और एवरेज टाइम 4 मिनट है, तो 4 मिनट का मतलब क्या है,
कितने आर, 4 मतलब 1/15 आर, यही है ना ईच कस्टमर का सर्विस टाइम, एवरेज सर्विस टाइम। तो ये दे दिया आपको। एंड ये एवरेज है ना, एवरेज मतलब मीन टाइम है, समझ लो मीन टाइम। तो ये सर्विस रेट क्या होगा जी? सर्विस रेट क्या होगा जिसको हम क्या डिनोट करते थे? ये लैम्डा है तो इसको म्यू से डिनोट करते थे। तो अगर मीन है 4 मिनट मतलब 1/15 आवर, तो सर्विस रेट क्या होगा? मीन और रेट में क्या रिलेशन है? एक्सपोनेंशियल में रेट अगर लैम्डा है तो मीन कितना होता है? 1/λ। वही तो पूछ रहा हूँ। तो जब मुझे बता रखा है कि एवरेज टाइम जो है, मतलब ये एवरेज मतलब मीन है, मीन टाइम इतना है, तो मीन रेट मतलब रेट कितना होगा? मीन टाइम है ना। सो रेट क्या होगा, है ना, सर्विस रेट क्या है? सर्विस रेट होगा 1/दिस, 4। ठीक है ना। तो इसको म्यू से डिनोट करते हैं रेट को, वहाँ लैम्डा से म्यू से। अराइवल टाइम मतलब अराइवल रेट सर्विस रेट, ऐसा समझो। तो ये 15 आ जाएगा, 15 पर आवर, ये है। ओके, तो म्यू मिल गया। और मतलब इसलिए आप थ्योरी अगर लिख लोगे ना, बहुत ज़्यादा थ्योरी है नहीं, थोड़े से 2 4 10 फॉर्मूला है जो कि मैंने क्लास में भी कराए होंगे, एक क्लास में ही कराया था MM1 मॉडल का। बस सारे फॉर्मूला लिख लो, आसानी से हो जाएगा क्वेश्चंस। अब इसमें पूछा जैसे है कि इसका फॉर्मूला होता है इसका ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 3 और मोर कार्ड्स वेटिंग। सो मान लो n कार्ड्स वेटिंग, इसका फॉर्मूला है डायरेक्टली। एंड दूसरा है मीन नंबर ऑफ कार्ड्स इन द क्यू, इसका भी फॉर्मूला है। तो पहले इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये नोटेशन अभी आ गया। अराइवल रेट, ये था अराइवल रेट, और ये है सर्विस रेट। तो सर्विस हो जाएगा डिपार्चर हो जाएगा, सर्विस रेट इज डिपार्चर रेट हो जाएगा। तो MM1 मॉडल है ना, ये बर्थ डेथ प्रोसेस जैसा समझ सकते हो आप। सो इसमें एक और वर्ड आता था, इंटेंसिटी आता था। इसका फॉर्मूला बताओ किसी को याद है तो। इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता था? आई थिंक लैम्डा अपॉन म्यू था ना। तो 10/15, तो ये हो गया 2/5, नहीं 2/3, तो रो तो हो गया, इसको रो से डिनोट करते थे हम लोग 2/3। आपको थ्योरी देखना पड़ेगा ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो एक तो रो था जो कि इंटेंसिटी था, इंटेंसिटी 2/3 है। एंड देन तो क्यू लेंथ ना, यहाँ पे फाइंडिंग मोर कार्ड्स वेटिंग टू फिल। तो मान लो W है नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग ना, कस्टमर या जो भी है कार्ड्स वेटिंग, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्ड्स वेटिंग इन क्यू, ठीक है ना। क्यू, तो इसका PMF क्या होता है? मान लो W बराबर लेट से K, तो व्हाट इज द PMF? नंबर ऑफ कार्ड्स वेटिंग इन क्यू। एनीवन लोग को याद तो होगा, तो वो ये होगा आई थिंक 1 माइनस रो की पावर K या K+1। थिंक ये एक n होता है कि नंबर ऑफ, आई थिंक यहाँ K+1 होगा, ठीक है ना। 1 माइनस रो की पावर, तुम फॉर्मूला चेक करना, K रो+1 ही होगा। एंड K का सपोर्ट क्या होगा, कितना वेट कर सकता है? 0 1 2। अच्छा ये ज्योमेट्रिक काइंड ऑफ हो गया ना। तो ज्योमेट्रिक में क्या होता है, नहीं 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर 0 रखा तो पावर क्या है यहाँ पे, मतलब सम 1 आएगा ना। ये भी चेक करते हो, PMF लिख रहा हूँ तो सम 1 होना चाहिए, सम 1 आएगा, चेक करो सम इसका। इससे 1 तो नहीं आएगा, 1 मिनट। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, अच्छा हमने इंक्लूड किया वो कार जो सर्विस में है आई थिंक,
तब जाके यहाँ 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप है क्या? हाँ लेकिन PQ टाइप, रेस्ट टू X। हाँ ज्योमेट्रिक तो है लेकिन ये PMF नहीं बना रहा है, तो यहाँ पे k+1 हो गया ना। तो यहाँ 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा तब हो जाएगा। 1 से तो स्टार्ट K करके -1 हो जाएगा। हाँ K -1 हो जाएगा ना? नहीं 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 सर, एक्चुअली PMF ना, देखो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में अगर सपोर्ट 0 से स्टार्ट होता है तो PQ रेस्ट टू X, नहीं ज्योमेट्रिक नहीं, अदरवाइज PQ। ज्योमेट्रिक में n यहाँ रैंडम वेरिएबल है, n डिनोट कर रहा है एक्सक्लूडिंग 1 इन द सर्विस। अच्छा तो इसमें जो होता है ना n मान लो है, फॉर्मूला मैं देख रहा हूँ एक्चुअली ना, n का जो फॉर्मूला है नंबर इन द सिस्टम है ना। अच्छा ये है नंबर ऑफ कार्स इन द सिस्टम, और यहाँ है नंबर ऑफ कार्स वेटिंग। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस होगा? नंबर ऑफ कार इन द सिस्टम और नंबर ऑफ कार्स वेटिंग, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिस्टम में है कि जो सर्विस में है वो भी काउंट होगा, वेटिंग में है कि सर्विस में है वो काउंट नहीं होगा, तो इसलिए दिक्कत था। तो ये n का जो PMF होता है ना, जो मैं लिख रहा था अभी, ये होगा 1 माइनस रो एंड रो की पावर k, जहाँ k 0 से स्टार्ट हो। अब ये ज्योमेट्रिक है तो होता क्या है कि n बराबर k 1 माइनस रो की पावर k ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंस क्या है, यहाँ k कार्स वेटिंग है तो सर्विस वाला इंक्लूड नहीं होगा। तो अच्छा ऐसे हुआ, देखो मतलब k कार्स वेटिंग हम कह रहे हैं, तो एक सर्विस में होगा तो वेटिंग में सर्विस वाला काउंट नहीं होगा, है ना, जो वेट कर रहा वही। और इन यहाँ इन सर्विस था, इन सिस्टम था, तो सिस्टम मतलब वेटिंग प्लस इन सर्विस दोनों काउंट हो जाएगा। तो मतलब सिस्टम में k लोग हैं तो वेटिंग में k-1 ही होगा। या वेटिंग में k लिख रहा हूँ तो जो पहले मैं लिख रहा था उसको आप ऐसा समझ सकते हैं अब, कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि k-1 है तो यहाँ पे n बराबर k होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि k-1 लोग वेटिंग मतलब k लोग सिस्टम में हैं, और इसकी प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ से पता है, ये है, ठीक है। तो उस तरह से होगा। हाँ नहीं तो आप k+1 कर लो। तो एनीवे ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। एंड ये आ जाएगी ना इस तरह से। तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था, पूछ रहा है कि 3 और मोर कार्ड्स वेटिंग टू फिल। तो या तो आप है ना वेटिंग को हटा सकते हो, 3 और मोर कार्ड्स वेटिंग। तो इसका मतलब क्या है, सिस्टम में कितने कहना चाह रहा है कि नंबर ऑफ कार इन द सिस्टम इज मोर देन इक्वल टू 4। तो ये निकाल लीजिए आप, इसको यूज़ कीजिए आप, इसी PMF को यूज़ करके निकाल लोगे। तो ये निकालो क्या आता है देख लेना। और एक और फॉर्मूला लिखा देता हूँ, उसमें क्या था, अल्फ़ा तो आ गया ना, यही अल्फ़ा था, दिस वाज अल्फ़ा। तो अल्फ़ा यहाँ नहीं, ये तो समझाने के लिए था, ये अल्फ़ा है आपका। एंड दूसरा जो पूछा है आपसे कि नंबर ऑफ कार्स इन क्यू, मीन नंबर ऑफ कार्स इन क्यू, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मीन नंबर ऑफ कार्स इन क्यू, इसका क्या फॉर्मूला है, तो इसका है मीन नंबर्स ऑफ कार्स इन क्यू, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, QUE है ना। तो इसका जो फॉर्मूला आपके पास है ρ² / 1 माइनस रो, है ना, इसको LQ भी लिखाया होगा, पुट कर लो। तो ये फॉर्मूला है आपका, तो बीटा यहाँ से आ जाएगा। तो जो बीटा है यहीं पे पुट कर लो। सो बीटा कितना आ जाएगा देख लो आपके क्वेश्चन में, रो आपका था 2/3, सो 2/3 पुट कर दो, निकाल लोगे ना यहाँ से, रो 2/3 है, सो 4/9 अपॉन 1 माइनस 2/3 मतलब 1/3, सो 1/3 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा 4/3, ये बचेगा। तो 4/3 ये एक आंसर है। सो बीटा 4/3, फिर चेक करना है कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये देख लो, है ना। और ये भी निकाल लो यहाँ से, रो आपको पता है क्या है 2/3 था, तो यहाँ 2/3 रखोगे, प्रोबेबिलिटी n इज इक्वल टू k 1/3 इंटू 2/3 की पावर k, जहाँ k 0 1 2 3 ये सपोर्ट है। तो बाकी सॉल्व करके एक बार ऑप्शन चेक कर लेना, मैंने ऑलमोस्ट कर दिया है, 0 1 2 डॉट 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 ये चलता रहेगा, ठीक है। ओके तो ये यहाँ से इसको यूज़ करके आप ये निकाल लो,
और यहाँ से बीटा निकाल लो। बीटा तो आ चुका है 4/3, अल्फ़ा आप निकाल लेना। 1 माइनस करके भी कर सकते हो, जैसे भी अल्फ़ा निकालो फिर बाकी ऑप्शन चेक कर लो। ठीक है जी, यहीं स्टॉप करते हैं, डाउट क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो 23 का पेपर हो गया, कल क्या करके आओगे? तो अभी हमने जून 2023 का पूरा पार्ट सी कंप्लीट हो गया है। पार्ट सी जो होता है यूनिट 4 वाला, तो क्वेश्चन 103 से लेके क्वेश्चन 120 तक हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। और लास्ट टाइम हम उल्टा स्टार्ट किए थे ना, तो अभी हमें क्या डिस्कस करना पड़ेगा? दिसंबर 2022। तो कल ये पेपर क्योंकि उल्टा चल रहे थे, दिसंबर 24, जून 24, फिर दिसंबर 2023, जून 2023, अभी दिसंबर 2022। तो ये कल डिस्कस होगा इसका पेपर, पार्ट सी है ना, पार्ट सी यूनिट 4 वाला, ये कल डिस्कस करेंगे। तो इसको सॉल्व करके आप लोग आइए, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। सर जी थैंक यू। हाँ